लड़ाई को ध्यान से देख रही होती है और तुरंत बैफोमेट की हरकतों में कुछ जाना पहचाना महसूस करती है। उसकी चाल, उसकी टाइमिंग, हर स्ट्राइक की धार, सब कुछ किसी की याद दिला रहा था। हर बार पहले से भारी, पहले से सटीक। उसके चारों ओर जलती हुई ऑरा भड़क रही थी। वो अपनी तलवार सीधा मॉन्स्टर के कोर में घूम देता है और विस्फोट पूरी जगह को निकल लेता है। धुआं छंटता है। डीमन राख में बदल चुका है। हाँ, स्तब्ध खड़ी रहती है। यूजियो कीम धीरे से नोट करता है कि इतनी पूरी तरह डिस्ट्रक्शन के बाद बॉस को रिस्टोर करने में समय लगेगा। हाँ के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। वो बिल्कुल रेवन की तरह क्यों लड़ता है? यूजियो को भी एक पुरानी रूमर याद आती है। रेवन की मौत एबिसल टावर में हुई थी। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई असली कनेक्शन? टेस्ट खत्म होने के बाद बैफोमेट घर लौटता है। उसे लोगों की अजीब निगाहें याद आती है। वो समझ जाता है कि अब वो टावर के अंदर जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। जब तक उसे पता न चल जाए कि कौन उसके पीछे है, उसे सावधान रहना होगा। मिस्टर मा फोन करता है, बताता है कि मैनुअल इवैल्यूएशन के कारण रिजल्ट्स में समय लगेगा। वो क्रक्स रिवॉर्ड की याद दिलाता है। बैफोमेट को अब जाकर पता चलता है कि क्रक्स करता क्या है। वो एक्टिवेट करता है। सिस्टम घोषणा करता है, लैब्रिंथाइन टावर के क्रक्स का उपयोग करने से उसकी सभी स्किल्स एक लेवल बढ़ जाएंगी। वो स्टेटस चेक करता है, कुल 11 लेवल अप। अब उसे समझ आता है कि गिल्ड्स टावर क्लियर करने के लिए इतनी आक्रामक क्यों होती है। मिस्टर मा बताता है कि आर्क गिल्ड सालों से इन रिवॉर्ड्स पर मोनोपोली रखे हुए है। बैफोमेट मन ही मन सोचता है, अगर पहले पता होता तो शायद वो पहले ही ह्यूमन बनने की कोशिश करता। तभी एक और नोटिफिकेशन ध्यान खींचता है। क्रोनो स्किल कूल डाउन 27 734 400 सेकंड्स। साथ में हिंट, टाइमर खत्म होने पर कुछ खास होगा। वो अंदाजा लगाता है कि स्किल लेवल अप होने के बाद कूल डाउन कम हुआ है। मिस्टर मा इसे लकी डेवलपमेंट मानता है और वादा करता है कि उसे जितने हो सके उतने टावर मिशंस देगा। तभी मिस्टर मा की तरफ से तेज शोर आता है। उसी क्षण बैफोमेट के सिर में आग जैसी पीड़ा दौड़ती है। उसका फोन गिर जाता है। नजर धुंधली, सांस जैसे रुक रही हो। एक लड़की फूल पकड़े उसके धुंधले दृश्य में दिखती है। बिजली दिमाग में कड़कती है। उसका शरीर झटके खाता है। अचानक एक छोटा नग्न लड़का पास प्रकट होता है, घुटता हुआ, उस भारी ऑरा से परेशान। जब नजर साफ होती है, बैफोमेट पहचान लेता है, ये बीलब है। बीलब घबराया हुआ है। उसका परफेक्ट बॉडी, गोल्डन आईज, फ्लोइंग हेयर, सब गायब। अब वो एक पावरलेस ह्यूमन चाइल्ड है। बैफोमेट उसके लॉजिक पर सवाल उठाता है, लेकिन बीलब गुस्से में कहता है, क्रक्स ने उसे बैफोमेट के शरीर से बाहर निकाल दिया और शायद ह्यूमन वर्ल्ड में यही फॉर्म सबसे कंपैटिबल है। वो मानता है कि उसकी पावर्स गॉन है, इसलिए डिफॉल्ट रूप से वो बैफोमेट के कंट्रोल में है। बैफोमेट इस पर खुश है। वो साफ कहता है, अब वो उसे फ्रीली यूज करेगा। बीलब शिकायत करता है, वो पहले ही काफी सफर कर चुका है। बैफोमेट को टावर के बाद बीलब का घमंड याद आता है कि वे दोबारा नहीं मिलेंगे। वो आगे बढ़ता है। बच्चा घबराकर भागता है। दोनों के बीच चेस शुरू हो जाती है। अचानक कुछ एल्डरली नेबर्स उन्हें रोक लेते हैं। वे उसे उसके ह्यूमन नाम मीनूचा से बुलाते हैं। मिसेस किम आगे बढ़ती है और पूछती है, उसका स्कूटर ठीक कर देगा? वो मना करने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम विंडो खुलता है। मैंडेटरी क्वेस्ट, नेबर की मदद करो। रिजेक्शन डेथ। सिस्टम व्यंग्य में याद दिलाता है, जब तुमने मुझे चीट कहा था तब मैंने सोचा उसी तरह बिहेव करूंगा। ये क्वेस्ट अफेक्शन सीखने में मदद करेगा। बैफोमेट तर्क देता है, उसे अफेक्शन की जरूरत नहीं, ह्यूमंस उसके दुश्मन है। एडमिनिस्ट्रेटर माइंडसेट रिजेक्ट करता है। फिर से डेथ की धमकी। आखिरकार वो हार मानता है और मिसेस किम से पूछता है, स्कूटर कैसे ठीक करे? दूसरी तरफ शहर में एक कैट सड़क से कुछ चाट रही है। कार की हेडलाइट्स चमकती है। 2 लोग उतरते हैं। वे इलाके का निरीक्षण करते हैं। ये सोल के अंतिम अनडेवलप्ड जोन्स में से एक है। वे चर्चा करते हैं कि रेजिडेंट्स को हटाने और डिस्ट्रिक्ट गिराने में कितना समय लगेगा। उन्हें भरोसा है, कुछ भी योजना नहीं रोकेगा। उन्हें नहीं पता, स्लम्स में एक बेचैन आदमी रहता है, एक पूर्व टावर बॉस, पूर्व डीमन लॉर्ड, जो अब दिन भर एल्डरली महिलाओं की मदद करता है। कभी किटन्स बचाता है, कभी बैकयार्ड खोदता है, कभी सामान उठाता है। जो भी छोटा मोटा काम दो, वो पूरी मेहनत से करता है। उसकी मेहनत ने कई बुजुर्ग महिलाओं का दिल जीत लिया है। वे उसे बार बार बुलाती है। बीलब अपने दिमाग में एक नाटकीय भविष्य की कल्पना करता है। बैफोमेट दशकों तक चोर्स करता रहेगा, बूढ़ा होगा और शांति से मर जाएगा। ये कल्पना बैफोमेट को भड़का देती है। वो फिर बीलब के पीछे दौड़ता है। शाम को बैफोमेट एक डिब्बा लेकर घर लौटता है। बीलब नॉवल पढ़ रहा है। अब वो ह्यूमन स्टोरीज में फैसिनेटेड है। बीलब दावा करता है, अब समझ आया कि बैफोमेट ह्यूमंस के बीच क्यों रहना चाहता है। बैफोमेट उसे चोर्स में मदद करने का आदेश देता है। बीलब मना करता है, बच्चों को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। मिसेस किम मुस्कुराते हुए आती है। बैफोमेट एक किताब लौटाता है और किताबें मांगता है। सिस्टम क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। बील्ज़बब बहुत तेजी से ह्यूमन लाइफ में अडेप्ट कर रहा है। बैफोमेट को ये एडजस्टमेंट अजीब लगता है। कुछ दिन पहले वही पावरलेस चाइल्ड होने पर रो रहा था। वो सिस्टम से ट्रांसफॉर्मेशन का कारण पूछता है। सिस्टम कहता है,
उसे नहीं पता, उसने सिर्फ अर्थ की स्ट्रक्चर हैक की है। असली मास्टर जानता होगा। बैफोमेट कहता है, अफेक्शन रिलेटेड क्वेस्ट्स बंद करो। तुरंत नया मिशन प्रकट होता है, रेजिडेंट्स की मदद करो, अफेक्शन सीखो। वो सिस्टम की इनकंसिस्टेंसी पर चिढ़ता है। बाद में स्कूटर ठीक करने पर एक महिला उसकी तारीफ करती है और स्कूटर उसे यूज के लिए ऑफर करती है। मिसेस पार्क अपने ब्रोकन हॉट वाटर सिस्टम का जिक्र करती है, कहती है वो किसी और को बुला लेंगी। ये बात बैफोमेट को इरिटेट करती है। जब विकल्प है तो फिर उससे क्यों मदद मांगती है? तभी वो कहानी सुनाती है। एक युवक कभी इसी घर में रहता था, शराबी, सबसे कटकर। मिसेस किम बहाने बनाकर उसके पास जाती रही। धीरे धीरे वो नरम पड़ा, खुद मदद करने लगा, कम पीने लगा। आखिरकार एक दिन वो इलाका छोड़कर चला गया, नई मीनिंग के साथ। बैफोमेट चुप रहता है। पूर्व डीमन लॉर्ड, जो कभी टावर के शीर्ष पर खून से रास्ता बनाता था, अब अफेक्शन नाम की चीज से जूझ रहा है। और शायद यही उसकी सबसे कठिन लड़ाई है। जाने से पहले उस आदमी ने पड़ोसियों से कहा था कि अगले किराएदार के साथ भी वही दया और अपनापन दिखाए। बाफोमेट मन ही मन उस अनजान आदमी को कोसता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से पूरा मोहल्ला उस पर कामों का पहाड़ गिरा देता है। खाने के दौरान ही सुन, मिसेस सॉन्ग की पोती अंदर आती है। वो कहती है कि वो पहले ही खा चुकी है और अब अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही है। उसकी दादी गर्व से बताती है कि वो स्कूल की टॉप रैंकिंग स्टूडेंट है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में मिस्टर जेन अपने आदमियों को, सभी टीम लीडरों को इकट्ठा करने का आदेश देता है। वो बताता है कि उनके पैसों का कर्ज लेने वाला कोई व्यक्ति इन झुग्गियों में रहता है और वो चाहता है कि वो कर्ज किसी भी हालत में वसूल किया जाए। वापस स्लम इलाके में बाफोमेट गर्म पानी की खराब प्रणाली को ठीक कर देता है और एक छोटा सा शेल्टर भी बना देता है। काम खत्म करके वो सोचता है कि ये इलाका उतना बुरा नहीं है जितना शुरुआत में लगा था। वो मन ही मन सोचता है कि शायद उसे एक कुत्ता पाल लेना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि बीलज़ेबब पता नहीं कहां गायब हो गया है, क्योंकि वो बच्चा कभी किसी काम में मदद नहीं करता। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है। उसमें उसके टेस्ट के रिजल्ट होते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही है जैसा उसने सोचा था। उसे याद आता है कि अभी भी उसके कुछ अधूरे काम बाकी है। इसी बीच सुन अपने कमरे में बैठी सिगरेट पी रही होती है। उसके सामने एक बोर्ड रखा होता है जिस पर बाफोमेट ने पहले उसे चेतावनी दी थी कि उसकी पेंटिंग को हाथ न लगाए। तभी उसकी दादी कमरे में आती है और उसे फिर से सिगरेट पीते देखकर गुस्से और हैरानी से भर जाती है। वो उसे स्कूल और कॉलेज के बारे में समझाने लगती है, लेकिन सुन जवाब देती है कि कॉलेज बेकार है क्योंकि उनके पास फीस देने के पैसे ही नहीं है। वो साफ कहती है कि वो अपनी दादी को और कर्ज में नहीं डुबोना चाहती। वो अपने मर चुके फादर को दोष देती है जिसने उनके पीछे सिर्फ कर्ज छोड़ दिया। सुन कहती है कि पढ़ाई करने के बजाय उसे नौकरी करनी चाहिए। तभी दो आदमी अचानक उनके घर में आ जाते हैं। उनमें से एक मिसेस सॉन्ग को नमस्ते करता है और कहता है कि वे लोग कर्ज की वसूली के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई है, इसलिए उन्हें पैसे जल्दी चाहिए। मिसेस सॉन्ग कहती है कि वो इतनी जल्दी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। उस आदमी का सुझाव होता है कि वो घर बेच दे, क्योंकि इस जमीन की कीमत काफी है। जब वो पूछती है कि फिर वे लोग कहाँ रहेंगे, तो वो ठंडे लहजे में कहता है कि ये उसकी समस्या नहीं है। फिर उसकी नजर सुन पर पड़ती है। वो बेहूदगी से कहता है कि उसकी शक्ल सूरत ऐसी है कि कुछ खास इंडस्ट्री में काम करके वो आसानी से इतना पैसा कमा सकती है कि वे लोग एक छोटा अपार्टमेंट खरीद सके। उसका साथी उसे चेतावनी देता है कि वो लड़की अभी नाबालिग है, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। गुस्से में सुन उस आदमी का सिर पकड़ लेती है और कहती है कि अगर इससे उन्हें जीने के लिए पैसे मिलेंगे तो वो नौकरी करने के लिए भी तैयार है। वो आदमी चिल्लाता है कि उसे छोड़ दे। फिर वो उसे जोर से धक्का देता है। सुन दीवार से टकराकर गिर जाती है और उसकी दादी घबराकर उसका नाम चिल्लाने लगती है। इसी दौरान दूसरे घर में मिसेस किम बीलज़ेबब से पूछती है कि उसे किताब कैसी लगी। वो जवाब देता है कि उसे बहुत पसंद आई, लेकिन उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगती है। मिसेस किम घबरा जाती है और कुछ ही पलों बाद दो गुंडे जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं। बाहर मिस्टर पार्क का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उसे शक होता है कि मोहल्ले में कोई अजनबी घूम रहा है। उधर बाफोमेट अपना हथियार उठा लेता है। वो गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि घुसपैठियों ने किसी गीली चीज को नुकसान पहुंचा दिया है और वह चीज उसकी अधूरी पेंटिंग थी। गुंडे उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई जवान आदमी भी रहता है, लेकिन बाफोमेट उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह इस बात से ज्यादा चिढ़ा हुआ है कि उन्होंने उसके प्रोजेक्ट के आखिरी हिस्से में बाधा डाल दी। एक गुंडा अपने साथी को हमला करने का इशारा करता है। अगले ही पल बड़ा वाला गुंडा बाफोमेट के एक ही काउंटर अटैक से हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। ये देखकर दूसरा आदमी सन्न रह जाता है। जब वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि बाफोमेट पहले ही उसके ठीक सामने खड़ा है और उसकी गति किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा तेज है। बाद में घायल गुंडा फोन पर मिस्टर जंग से बात करता है और कहता है कि बाफोमेट जरूर कोई हंटर होगा। मिस्टर जंग बताता है कि वो खुद कभी हंटर हुआ करता था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा के कारण उसने वो पेशा छोड़ दिया।
उसे वो दिन याद आता है जब उसने अपने एक साथी की ताकत देखी थी जो उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उस दिन उसे समझ आ गया था कि वो उस दुनिया में टिक नहीं पाएगा और उसी वजह से उसने हंटर बनना छोड़ दिया था। वो वर्तमान में लौटता है और सहमत होता है कि वो रहस्यमय आदमी शायद सच में एक सक्रिय हंटर है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे बाफोमेट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। दूसरी तरफ कई बुजुर्ग पड़ोसी इकट्ठा होकर हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नकाब पहने लोग उनके घरों में घुस आए, उन्होंने नए बने फर्श तोड़ दिए, चीजों को नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि किसी का सब्जियों का बगीचा भी बर्बाद कर दिया। कोई कहता है कि उसने सुना है कि इस इलाके को पुनर्विकास के लिए चुना गया है। ये सुनकर सबके बीच डर फैल जाता है क्योंकि अगर उन्हें यहां से निकाल दिया गया तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बाफोमेट ये सब बातें सुन लेता है और फिर अपने घर की ओर लौटने लगता है। तभी सुन उसे रोकती है। वो उसे पहचान लेती है कि वो एक हंटर है। उसे पता है कि हंटर पैसे के लिए काम करते हैं। वो अपने पास की सारी बचत उसके सामने बढ़ाते हुए उससे विनती करती है कि वो उनके घर की रक्षा करे, क्योंकि अगर वे लोग फिर से आए तो उनके पास रहने के लिए कहीं और जगह नहीं होगी। लेकिन बाफोमेट उस पैसे को लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि सच ये है कि वो उन उपद्रवियों को सजा देने का फैसला पहले ही कर चुका है, चाहे उसे इसके लिए कोई पैसा मिले या नहीं। उसके दिमाग में अब यह साफ हो चुका था कि इन घुसपैठियों ने हद पार कर दी है, क्योंकि उन्होंने उस जगह को नुकसान पहुंचाया है जिसे अब वो अपना इलाका मानने लगा है। कुछ देर बाद हमारा लड़का एक केप और जैकेट पहनता है। वो पहले से ही आने वाली स्थिति का अंदाजा लगा चुका होता है। दरअसल उसने इसी पल के लिए तैयारी कर रखी थी। बीलब ने भी अपनी एक फैमिलियर उन हमलावरों पर लगा दी थी जब वे मिसेस किम के घर पर हमला करने आए थे। वही फैमिलियर अब सीधे उनके ठिकाने तक रास्ता दिखा रहा था। जैसे ही बाफोमेट निकलने वाला होता है, टेओंग उसे रोक लेता है। वो उसे याद दिलाता है कि आधिकारिक मिशन के बाहर किसी इंसान को मारना सख्त मना है। बाफोमेट गला साफ करते हुए पूछता है कि क्या ये नियम उन बेकार गुंडों पर भी लागू होता है, लेकिन टेओंग साफ कह देता है कि किसी भी सिविलियन को किसी हालत में नहीं मारा जा सकता। थोड़ी बहस के बाद टेओंग उसे अनुमति देता है कि वो उन्हें बुरी तरह पीट सकता है, लेकिन किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही बाफोमेट तुरंत निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टेओंग अपने फोन से मिस्टर मा को कॉल करता है और बताता है कि बाफोमेट अभी अभी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स के पास अपने घर से निकल गया है। उधर जिन गुंडों ने घरों में घुसपैठ की थी, उनमें से एक आदमी किसी व्यक्ति को पैसे दे रहा होता है। वो आदमी पैसे लेकर खुश हो जाता है और कहता है कि भविष्य में भी वो ऐसे कामों में मदद करेगा। वो गुंडे के चेहरे पर चोट के निशान देखता है, लेकिन गुंडा उन्हें मामूली बताकर टाल देता है। उनकी बातचीत खत्म ही होती है कि पीछे अचानक हंगामा मच जाता है। किसी ने उनकी टीम पर हमला कर दिया होता है। बाफोमेट बिजली की तरह आता है। एक आदमी का चेहरा पकड़कर उसे भयानक ताकत से जमीन पर दे मारता है। अगले ही पल उसकी चाकू चमकती है और वो उस आदमी का हाथ काट देता है। बाकी गुंडे ये दृश्य देखकर डर और हैरानी से जड़ हो जाते हैं। उनका लीडर तुरंत आदेश देता है कि सब लोग मिलकर बाफोमेट पर हमला करें। कई लोग एक साथ हथियार लेकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन बाफोमेट एक ही घुमावदार वार करता है और उसी एक स्ट्राइक में सबके हाथ एक साथ कट जाते हैं। चारों तरफ खून की बारिश होने लगती है। वो लगातार आगे बढ़ता जाता है और जो भी उसके पास आने की कोशिश करता है उसका हाथ काट देता है। तभी लीडर को पहचान आता है कि ये वही हंटर है जिसने पहले उनके एक रुकी को हराया था, लेकिन उसे ये पहचान बहुत देर से होती है। अगले ही पल बाफोमेट उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसका हाथ भी काट देता है। फिर उसे याद दिलाता है कि वे पहले मिल चुके हैं। इसके बाद हमारा लड़का एक बड़ा बैग उस हैरान आदमी की तरफ फेंकता है और कहता है कि जमीन पर पड़े सारे कटे हुए हाथ उसमें भर दे। डर से कांपता हुआ आदमी वैसा ही करता है और मन ही मन अपनी बदकिस्मती को कोसता रहता है। तभी बाफोमेट ध्यान देता है कि एक हाथ अभी भी गायब है। वो इशारा करके कहता है कि उसने एक हाथ डालना भूल गया है, अपना खुद का। ये सुनकर वो आदमी डर से कांप उठता है। कुछ देर बाद बाफोमेट उस रुकी के ठिकाने पर पहुंचता है। उनका बॉस एक फोन कॉल उठाता है जो उसे किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन अचानक वही रुकी हवा में उड़ते हुए किसी प्रोजेक्टाइल की तरह अंदर आकर जमीन पर गिरता है। फिर बाफोमेट अंदर आता है और कटे हुए हाथों से भरा बैग मिस्टर जैंग की मेज पर फेंक देता है। वो शांत स्वर में कहता है कि मिस्टर जैंग चाहे तो इन्हें पजल पीसेस की तरह जोड़ सकता है, बस ध्यान रखना कि हाथ आपस में गड़बड़ न हो जाए। मिस्टर जैंग मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है स्लम वाला हंटर हिंसा का शौकीन है। वो इसे एक टेरिटोरियल वार्निंग की तरह समझता है। बाफोमेट भी ये बात मान लेता है और कहता है कि ये तो बस उसके इलाके में घुसने की हल्की सजा है। जैन हंस पड़ता है और कहता है कि एक हंटर से टेरिटरी की बात सुनना अजीब लगता है। फिर वो बताता है कि उसने बाफोमेट के बारे में जांच करवाई थी और पता चला कि उसके घर में एक बच्चा भी रहता है। वो अंदाजा लगाता है कि शायद वो उसका छोटा भाई होगा, क्योंकि उम्र का फर्क इतना है कि वो उसका बेटा तो नहीं हो सकता। फिर वो खुलासा करता है कि शायद उसके आदमी अभी तक उस घर तक पहुंच भी चुके होंगे। ये सुनते ही हमारा लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर
मिस्टर जैंग उलझन में पड़ जाता है। बैफोमेट उसके पास आता है और सलाह देता है कि उसे अपने आदमियों की चिंता करनी चाहिए। उधर घर पर बील्ज़बब आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। उसकी मैजिक ट्रैप्स ने सारे घुसपैठियों को जकड़ रखा है। संकुचित मैजिक की पतली धारियां उनके चारों ओर लेजर बीम्स की तरह फैली हुई है। एक आदमी जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके दोनों पैर कट चुके होते हैं। बीलब उन्हें बड़े आराम से मैजिक सिस्टम समझाता है और कहता है कि ये धारियां बिल्कुल लेजर की तरह काम करती है। वो चेतावनी देता है कि जरा भी हिलने पर शरीर कट जाएगा, जैसा कि उस पैरकटे आदमी के साथ हुआ। बीलब ये भी मानता है कि ये मैजिक टेक्निक बहुत मेहनत मांगती है और ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर घर को नुकसान हुआ तो बैफोमेट नाराज हो जाएगा, इसलिए ये तरीका जरूरी था। फिर वो उन जमे हुए गुंडों से कहता है कि जब तक वो अपनी किताब खत्म नहीं कर लेता तब तक बिल्कुल भी हिले नहीं। उधर मिस्टर जैंग अपने आदमियों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वो अपनी तलवार निकालता है और बैफोमेट के हमले को रोक लेता है, जिससे पता चलता है कि वो पहले एक हंटर रह चुका है। असल में वो पहले बैफोमेट के बारे में और जानकारी जुटाना चाहता था, फिर हमला करने का प्लान था। लेकिन थोड़ी सी लड़ाई के बाद ही उसे महसूस हो जाता है कि स्थिति खतरनाक दिशा में जा सकती है। वो सोचता है कि बिना ये जाने कि बैफोमेट की असली रैंक क्या है, उससे लड़ना बहुत बड़ा जोखिम है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें बैफोमेट की रैंक की जानकारी होती है। मैसेज देखते ही मिस्टर जैंग तुरंत अपनी तलवार गिरा देता है और पूरी तरह सरेंडर कर देता है। वो वादा करता है कि वो उस मोहल्ले में दोबारा दखल नहीं देगा। यहां तक कि वो कहता है कि अगर वे लोग शांति से अलग हो जाएं, तो वो अपने आदमियों के कटे हाथों को भी भूल जाएगा। लेकिन हमारा लड़का बस मुस्कुराता है और फिर भी उसका हाथ काट देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। अब मिस्टर जैंग को समझ आ जाता है कि बातचीत पूरी तरह बेकार थी। बाद में एक फोन कॉल के दौरान मिस्टर जैन अपने अधीनस्थ को समझाता है कि वो अब ये काम जारी नहीं रख सकता, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उनका लक्ष्य एक रैंक होल्डर हंटर है। उसका हाथ पट्टियों में लिपटा हुआ है। अधीनस्थ पूछता है कि रैंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मिस्टर जैंग समझाता है कि रैंक से शुरू होकर हंटर्स को सरकार की खास निगरानी में रखा जाता है, क्योंकि उनमें एस रैंक तक पहुंचने की संभावना होती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि रैंक और उससे ऊपर के हंटर्स इंसान नहीं रहते, बल्कि इंसानी खाल पहने हुए राक्षस बन जाते हैं। उनका एक गलत कदम किसी परिवार की 3 पीढ़ियों तक तबाही ला सकता है। वो अपने कटे हुए हाथ की वजह से अपनी गंभीर हालत का जिक्र करता है और कॉल खत्म कर देता है। अधीनस्थ बार बार मिस्टर जैन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। एक दूसरा जैंग पूछता है कि क्या डील खत्म करने से कोई समस्या होगी। वो जवाब देता है कि डील जारी रखना मतलब निश्चित मौत है। वो सोचता है कि चेतावनी वाला मैसेज किसने भेजा था। उसे यकीन है कि वही व्यक्ति पहले भी मजाक वाला कॉल करके हंटर के आने की चेतावनी दे चुका था। आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। साफ है कि कोई उस हंटर को बहुत अच्छी तरह जानता है। रहस्यमय संदेश भेजने वाला असल में मिस्टर मा होता है, जो इस समय मिसेस किम के घर आया हुआ है। मिसेस किम उसका स्वागत करती है और कहती है कि अगर पहले से पता होता तो वो खाने की तैयारी कर लेती। मिस्टर मा विनम्रता से मना कर देता है और बताता है कि वो पहले ही लंच कर चुका है और बस थोड़ी देर मिलने आया है। मिसेस किम पूछती है कि क्या वो इन दिनों बहुत शराब पी रहा है। वो जवाब देता है कि वो सिर्फ महत्वपूर्ण मौकों या कंपनी डिनर के समय ही पीता है। वो मीनू चा की तारीफ करती है कि उसके हाथ बहुत कुशल है और वो भरोसेमंद है। हालांकि काम करते समय उसकी शिकायतें उसे पसंद नहीं आती। मिस्टर मा को भरोसेमंद शब्द थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोचने के बाद वो भी सहमत हो जाता है। उधर हमारा लड़का देखता है कि उसका क्वेस्ट पूरा हो गया है, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। वो शिकायत करता है कि मोहल्ले की बूढ़ी औरतें भी उसके काम के बदले कुछ न कुछ देती है और सोचता है कि कैसा भगवान है जो इतना कंजूस है। मिस्टर मा असल में मिसेस किम से सिर्फ एक बात कहने आया था, आगे से बेमेट का अच्छे से ख्याल रखना। दृश्य बदलता है। एक आदमी पेट में स्टैब अटैक लगने के बाद पीछे लड़खड़ाता है। वो पास खड़ी महिला को याद दिलाने की कोशिश करता है कि उन्होंने टावर के इनाम बराबर बांटने का समझौता किया था। उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतनी आसानी से सौदा तोड़ दिया। महिला बिल्कुल शांत रहती है और कहती है कि उसकी मौत बस एक दुर्घटना होगी, जिससे उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। घायल आदमी गालियां देते हुए आखिरी कोशिश में उसकी तरफ झपटता है। महिला एक उंगली उठाती है और उसके पीछे खड़ा डॉग मॉन्स्टर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वो जानवर आदमी पर झपटता है और उसे टुकड़ों में फाड़ देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। हंटर एजेंसी में बैफोमेट रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचता है और सुनता है कि उसे रेंटल वेपन की दोगुनी फीस देनी होगी। वो नाराज होने ही वाला होता है कि रिसेप्शनिस्ट हंसते हुए कहती है कि वह मजाक कर रही थी। पहली बार रेंटल वेपन टूटने पर भुगतान नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ ये बताना चाहती थी कि हंटर्स को अपने हथियार खुद खरीदने चाहिए, क्योंकि अगली बार टूटने पर किराया और पूरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों देना पड़ेगा। बैफोमेट चुपचाप मान जाता है कि अपना हथियार रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो अपने इन्वेंट्री से एक क्रिस्टल निकालता है और उसे बेचने की पेशकश करता है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत पहचान लेती है कि ये बॉस रिसलेस क्रिस्टल है और कुछ पल के लिए चौंक जाती है।
वो समझाती है कि टावर बॉस के क्रिस्टल्स आमतौर पर ऑक्शन में जाते हैं ताकि हंटर्स नेटवर्क के जरिए लोग बोली लगा सकें। अगर किसी को तुरंत पैसे चाहिए तो वो डायरेक्ट परचेज भी चुन सकता है, लेकिन ऑक्शन में अक्सर ज्यादा पैसा मिलता है। बैफोमेट तय करता है कि ऑक्शन ही बेहतर रहेगा। वो क्रिस्टल को ऑक्शन डिपार्टमेंट में भेजने की तैयारी करती है और बताती है कि बोली खत्म होने पर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन भेज देगा। जिज्ञासा में बैफोमेट पूछता है कि बॉस बैफोमेट्स क्रिस्टल कितने में बिका था। उसे उम्मीद थी कि माइथिक रैंक बॉस होने की वजह से कीमत बहुत ज्यादा होगी। रिसेप्शनिस्ट उसे चौंका देती है। वो कहती है कि उसकी कीमत रिसलेस क्रिस्टल से भी कम थी। वो समझाती है कि क्रिस्टल वैल्यू पूरी तरह मना कंटेंट पर निर्भर करती है। रिस्ले एक मैजिक टाइप डीमन था, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा मना था, लेकिन बॉस बैफोमेट एक प्योर फिजिकल डीमन था जिसके पास लगभग कोई मना पोटेंशियल नहीं था। कुछ फिजिकल डीमंस के पास भी भारी मना रिजर्व होता है, लेकिन जांच से साबित हुआ कि बैफोमेट के पास लगभग 0 मना था। यह सुनकर बैफोमेट को बेल्जियम की बात याद आती है। उसने पहले ही कहा था कि उसकी मैजिक एप्टीट्यूड लगभग 0 है, इसलिए उसे अपनी असली ताकत यानी फिजिकल पावर पर ध्यान देना चाहिए। यहां तक कि चेन मैजिक को समझने में भी उसे बेहिसाब समय लग गया था। रिसेप्शनिस्ट आगे समझाती है कि हाई टियर इक्विपमेंट के लिए ऐसे क्रिस्टल्स चाहिए जिनकी मना डेंसिटी बहुत मजबूत हो। वो ये भी बताती है कि एबिसल टावर रेड के बाद बैफोमेट की लाश से मिलने वाला क्रिस्टल कभी सामने नहीं आया। ये बात बैफोमेट को समझ नहीं आती। वो मान लेता है कि शायद रेवन उसे ले गया होगा, लेकिन उसकी यादों में रेवन बिना कुछ छुए ही वहां से चला गया था। असल में क्रिस्टल्स कभी भी टावर कोलैप्स के बाद गायब नहीं होते, क्योंकि वे डिमोनिक क्रीचर्स के लिए अमर ऊर्जा स्रोत की तरह काम करते हैं। इसलिए उसका गायब होना लगभग असंभव लगता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसके पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है और पूछती है कि क्या अब सब कुछ साफ है। बैफोमेट हाँ कहता है। इसके बाद वो उसके पर्सनल इन्वेंट्री को आधिकारिक सिस्टम के साथ सिंक करने लगती है। वो कनेक्शन की अनुमति देता है और अपने सामान को व्यवस्थित करना शुरू करता है। जब वो बेकार चीजें डिलीट कर रहा होता है, तभी उसे रेवंस ब्लेड दिखाई देती है जो उसके इन्वेंट्री में पड़ी होती है। वो लॉक्ड है और बाउंड इक्विपमेंट के रूप में मार्क की गई है, लेकिन उसे याद ही नहीं कि उसने इसे कभी बाइंड किया था। वो इसे और ध्यान से देखने ही वाला होता है कि तभी एक बॉल उसके पैरों के पास लुढ़क कर आती है और एक छोटा डॉग उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। वो उस कुत्ते को गौर से देखने लगता है। उसे उस जीव में कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी कोई आवाज लगाता है। उस कुत्ते का नाम काइन है। एक महिला और एक आदमी वहां आते हैं। आदमी खुद को दोष देता है कि जब वो महिला थोड़ी देर के लिए गई थी तब उसने कुत्ते पर ध्यान नहीं दिया। वो बॉल उठाता है और कहता है कि बाहर जाकर खेलते हैं, लेकिन बैफोमेट अभी भी उस अजीब डॉग को ध्यान से देख रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी उलझन नोटिस करती है और पूछती है कि क्या उसे हंटिंग डॉग्स के बारे में कुछ पता है। वो बताती है कि गेट शॉक के बाद कुछ पेट्स अचानक शक्तियां जागृत कर लेते हैं। वे असामान्य रूप से बुद्धिमान या पूरी तरह सुपरनैचुरल क्रीचर्स बन जाते हैं। पहला रिकॉर्डेड केस हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री की कैट का था। असल कारण कोई नहीं जानता, लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि पेट्स और ह्यूमंस के बीच भावनात्मक संबंध ने गेट शॉक से पैदा हुई वैश्विक ऊर्जा लहर पर प्रतिक्रिया दी। बाद में बैफोमेट गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है और घोषणा करता है कि वह तुरंत गिल्ड छोड़ रहा है। वो कहता है कि वो ऐसे गिल्ड में नहीं रहेगा जिसका नाम इतना बेवकूफी भरा हो। स्वीट पिंक एंजल। डॉक्टर जवाब देती है कि ये नाम उसे सिर्फ इसलिए परेशान करता है क्योंकि चमकीला रंग उसकी डार्क पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता। वो उसे एक एनवलप देती है जो पैसे से भरा होता है। ये वो पैसा है जो उसने टावर एक्सकर्शंस के दौरान कमाया था। वो कहती है कि उसने हर एक सिक्का सुरक्षित रखा है। फिर वो पीछे से उसे पकड़ लेती है और विनती करती है कि वह रुक जाए। वो कहती है कि अब बिना गिल्ड के काम करना लगभग असंभव है। बैफोमेट ठंडे स्वर में कहता है कि वो पैसा पहले से ही उसका था और दूसरा गिल्ड ढूंढना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर तर्क देती है कि बहुत कम गिल्ड लीडर होते हैं जिनके पास उसकी तरह ताकत और खूबसूरती दोनों होती है, लेकिन बैफोमेट फिर भी मना कर देता है। तभी टेयोंग समय पर पहुंच जाता है और उसका रास्ता रोक देता है। बैफोमेट मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो हमेशा उस पर निगरानी रखता है। टेयोंग कहता है कि वह इसे निगरानी नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन कहता है। फिर वो एक नया मिशन पेश करता है। 3 हंटर्स का एक समूह लोगों को टावर रिवॉर्ड डील्स में फंसाता है। वे किसी को टावर क्लियर करने के लिए साथ लेते हैं और फिर बाद में उन्हें मारकर सारा इनाम लूट लेते हैं। उनमें से 2 बी रैंक हंटर्स हैं और एक शायद अ रैंक हो सकता है। डॉक्टर पूछती है कि रैंक अभी भी निश्चित क्यों नहीं है। टेयोंग बताता है कि वो समूह काफी समय से अपनी प्रोग्रेशन रिपोर्ट्स देना बंद कर चुका है, लेकिन उनके व्यवहार के पैटर्न से लगता है कि उनके बीच एक रैंक हंटर जरूर है। इस वजह से वे बेहद खतरनाक है। उनका ऑपरेशन बहुत व्यवस्थित है, इसलिए इसमें सावधानी से इनफिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वो ये भी बताता है कि एक और जटिलता है। बैफोमेट फाइल उठाता है और तुरंत उस समूह को पहचान लेता है। वही महिला, वही आदमी और वही डॉग जिन्हें उसने पहले सेंट्रल एजेंसी में देखा था। हेवन होटल के अंदर वो महिला अपने भाई के कमरे में घुसती है। वो उसे नशे में धुत महिलाओं के बीच बैठा पाती है। वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है
और पूछती है कि क्या उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है और उनका पैसा बर्बाद कर दिया है। वो लापरवाही से उसकी बात टाल देता है। महिला उसे याद दिलाती है कि उनकी पेमेंट डेडलाइन अगले हफ्ते है। वो सुझाव देता है कि वे एक और टावर में प्रवेश कर लें और समस्या खत्म कर दें। महिला बताती है कि इन दिनों विजिलेंट हंटर्स की अफवाह चल रही है जो क्रिमिनल हंटर्स को मार रहे हैं। उसे ये अजीब लगता है, लेकिन वो याद दिलाती है कि वे खुद भी अक्सर हंटर्स की हत्या करते हैं। वो मान लेता है कि ये सच है। महिला पूछती है कि उनका कुत्ता हुक कहाँ है। फिर वो उसे केनाइन कहकर बुलाती है। जब वो कुत्ते को पास देखती है तो उसके सिर पर हाथ फेरती है और अगले टावर जॉब के बारे में बताती है। डॉग भौंकता है। वो कहती है कि शायद उन्हें फिर किसी को मारना पड़े। डॉग फिर भौंकता है। वो धीरे से कहती है कि जल्द ही उनका ग्रुप ऑफ 5 फिर से एक साथ होगा। ये सुनकर डॉग खुश लगता है। टावर ऑफ मूनलाइट के बाहर वो भाई बहन अपने डॉग के साथ खड़े होते हैं। महिला अपने भाई से पूछती है कि उसकी तैयारी कितनी अच्छी है। भाई बचाव में कहता है कि उनका टारगेट बिल्कुल अनजान है और जांच में किसी भी तरह के बदले की संभावना नहीं मिली। महिला रैंक के बारे में पूछती है। वो अनुमान लगाता है कि टारगेट मुश्किल से रैंक से थोड़ा नीचे है। इसी बीच डॉग पास के पौधों को सूंघ रहा होता है। तभी भाई बताता है कि उनका टारगेट पहले ही फर्स्ट फ्लोर में अकेले प्रवेश कर चुका है। महिला ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे ये पूरी तरह पागलपन लगता है कि कोई भी व्यक्ति बिना टीम के अकेले टावर फ्लोर चलाने की कोशिश करे। वो पूछती है कि क्या उसने टारगेट को उनका सामान्य हाफ स्प्लिट डील समझाया था। वो कहता है कि हाँ, उसने सब साफ बता दिया था। जैसे जैसे वे टावर के अंदर आगे बढ़ते हैं वो बार बार सोचती है कि आखिर टारगेट अकेले क्यों काम करता है। उसका भाई इसे सीधी सी बात मानता है। उसे लगता है कि आदमी सीधा साधा और बेवकूफ है, इसलिए उनके लिए काम खत्म करना आसान होगा। जब टारगेट अपना लूट इकट्ठा करता है तो वो अपने भाई पर आरोप लगाती है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि असली हत्या वही करेगा। भाई हंसता है और मानो पुष्टि लेने के लिए डॉग की तरफ देखता है। डॉग भौंकता है जैसे उसकी बात से सहमत हो। वो तय करती है कि लूट क्वांटिटी देखकर ही फैसला होगा कि आदमी को मारना है या नहीं। भाई शिकायत करता है कि टीम वर्क का मतलब सब कुछ बराबर बांटना होता है। अगर हॉल छोटा हो तो टारगेट को छोड़ देना चाहिए। वो टावर एंट्रेंस को छूती है। भाई फिर भी जोर देकर कहता है कि जब तक कोई मरेगा नहीं उन्हें असली फायदा नहीं मिलेगा। तभी अचानक टावर एंट्रेंस अंदर से जोर से फटकर खुल जाता है। उनके सामने एक विशाल डीमन खड़ा होता है। वो अपने भाई की शिकायत को सुधारते हुए कहती है, सबको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगले ही पल एंट्रेंस के पास हर तरफ खून फटकर फैल जाता है। उधर हंटर एजेंसी में टेयोंग उस समूह के साथ बैफोमेट की पहले की मुलाकात की रिपोर्ट देख रहा होता है। योन बताता है कि उस डॉग की सेंट ट्रैकिंग एबिलिटी असामान्य रूप से शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि बैफोमेट को इस मिशन में भेजना बहुत जोखिम भरा है। टेयोंग सहमत होता है। वो कहता है कि डॉग को शायद बैफोमेट की गंध बिल्कुल याद होगी और वैसे भी उसकी सार्वजनिक पहचान पहले ही समस्या बन चुकी है, इसलिए किसी और को भेजना ज्यादा सुरक्षित होगा। तभी रिसेप्शनिस्ट बीच में बोलती है कि डिस्गाइज और फिजिकल ऑल्टरेशन से ये समस्या हल हो सकती है। टावर साइड पर अब बैफोमेट पूरी तरह आर्मो डिस्गाइज में दिखाई देता है। वो आत्मविश्वास से उस भाई बहन के पास जाता है और खुद को एक रेडर बताता है जिसका नाम बिल है। वो कहता है कि अब से वे सब मिलकर टावर क्लियर करेंगे। उस आर्मोर के अंदर छिपा हुआ डीमन आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। इसके बाद बैफोमेट एक डीमन से लड़ाई शुरू करता है। जैसे ही डीमन अटैक करता है वो ऊंची छलांग लगाता है और सीधा उसके ऊपर उतरता है। उसकी स्वॉर्ड अटैक उस दैत्य को बीच से 2 हिस्सों में चीर देती है। वो तुरंत अगले टारगेट की तरफ बढ़ता है और अपनी ब्लेड सीधी उसकी आंखों में घुसा देता है। एक एक करके दुश्मन गिरते जाते हैं। हर वार के साथ खून चारों तरफ फैलता है और वो व्यवस्थित तरीके से सभी डीमंस को खत्म करता जाता है। तभी उसके सामने एक ऑक्टोपस लाइक मॉन्स्टर निकलता है। बैफोमेट का शरीर चमकने लगता है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। वो लगातार रैपिड स्ट्राइक्स से उस जीव की टेंटिकल्स एक एक करके काट देता है। फिर वो बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हुए उसके चेहरे पर वार करता है और सीधे उसके कोर की तरफ छलांग लगा देता है। फिर वो अपना स्किल गिगलेस सक्रिय करता है। तुरंत पूरा मॉन्स्टर आग की लपटों में घिर जाता है। ये सब दृश्य वो भाई बहन दूर से देख रहे होते हैं। भाई आश्चर्य से उस तेज और प्रभावशाली स्लॉटर को देखता रहता है। बैफोमेट उनकी तरफ मुड़ता है और अचानक संडे आइसक्रीम चर्च जोक सुनाता है। दोनों भाई बहन उसे खाली निगाहों से देखते हैं। बहन के चेहरे पर तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती, लेकिन बैफोमेट खुद ही अपने मजाक पर जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल इससे पहले रिसेप्शनिस्ट ने उसे सलाह दी थी कि वो खुद को मिडिल एज्ड मैन की तरह पेश करे। उसने कहा था कि अगर वो अपनी असली पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टा व्यवहार करेगा तो टारगेट्स उसे पहचान नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने पूछा था कि क्या बैफोमेट को एक्टिंग आती है। उसने साफ कहा था कि उसे अभिनय बिल्कुल नहीं आता। तब डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो लगातार डैड जोक्स मारता रहे ताकि लोग उसे एक आम मध्यम उम्र का आदमी समझे। अब टावर के अंदर बहन उससे कहती है कि वो रुक जाए क्योंकि उसके जोक्स का कोई मतलब नहीं बनता। भाई उसकी तरफदारी करता है और कहता है कि वो सिर्फ माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा है। वो बैफोमेट से कहता है कि वह अपने जोक्स जारी रखे।
अंदर ही अंदर बैफोमेट सोचता है कि काश उसे ये नाटक करना बंद करने की अनुमति मिल जाए। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तो डॉग धीरे धीरे बैफोमेट के पास आता है। उसे एहसास होता है कि ये पहली बार है जब वो किसी हंटिंग डॉग के इतने करीब आया है। भाई समझाता है कि ये डॉग्स लगभग इंसानों जितनी लंबी उम्र जीते हैं, करीब 70 से 80 साल। और मजे की बात यह है कि वे चॉकलेट भी सुरक्षित तरीके से खा सकते हैं। बैफोमेट पूछता है कि क्या वह उसे सहला सकता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन डॉग अचानक पीछे हट जाता है और उसके स्पर्श से बच जाता है। बहन तुरंत ये अजीब प्रतिक्रिया नोटिस कर लेती है। असल में इससे पहले डॉक्टर ने बैफोमेट को एक खास परफ्यूम दिया था। इस परफ्यूम की खुशबू इंसानों को महसूस ही नहीं होती, लेकिन जिन जानवरों की स्मेल सेंस बहुत तेज होती है उनके लिए ये बेहद भयानक गंध होती है। डॉक्टर ने कहा था कि ये परफ्यूम कुत्तों को उसे पहचानने से रोक देगा। अब डॉग की प्रतिक्रिया से साफ हो जाता है कि वह परफ्यूम सच में काम कर रहा है। बहन चिंतित दिखती है और कई बार डॉग का नाम पुकारती है, फिर भी वे तीनों अंधेरे इलाके में साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक हमारा लड़का अपना वेपन निकालता है और हमला कर देता है। उधर भाई अपनी बहन की तरफ मुड़कर पूछता है उसे क्या लगता है बैफोमेट की ताकत कितनी है और क्या बैफोमेट एक लड़ाई में कनीने को हरा सकता है। बहन हैरान होकर उसे याद दिलाती है कि उन्होंने आज लड़ाई न करने का फैसला किया था। भाई कहता है कि बैफोमेट उनकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर लगता है। जब वो पूछती है कि उसका मतलब क्या है तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि उसके दिमाग में एक अच्छा विचार है। बाद में वे तीनों कैंपफायर के पास बैठे होते हैं। बैफोमेट चुपचाप सुनता है जबकि भाई बहन अपनी योजना बताते हैं। वे चाहते हैं कि वह उनके ग्रुप में शामिल होकर और टावर रेज करे। भाई कहता है कि यह सौदा सबके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि वे अकेले टावर क्लियर नहीं कर सकते। उनकी योजना है कि वे हाफ वे पॉइंट तक संसाधन इकट्ठा करेंगे और फिर सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। वो कहता है कि बैफोमेट जैसे कुशल हंटर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए सिर्फ एक रेड के बाद टीम वर्क खत्म करना बेवकूफी होगी। बहन प्रस्ताव देती है कि लूट का 60% हिस्सा बैफोमेट को मिलेगा और 40% वे दोनों रखेंगे। लेकिन उसके दिमाग में असली योजना कुछ और चल रही होती है। उसे याद आता है कि उसका भाई पहले बड़े इनाम देकर बैफोमेट का भरोसा जीतना चाहता है। जब वो उन पर भरोसा करने लगेगा तब वे उससे वही खतरनाक काम करवाएंगे जो आमतौर पर के नौ करता है। वो इस पर बहस करने ही वाली होती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है और कहता है कि वो खुद भी के नौ को खतरे में भेजना पसंद नहीं करती। इधर बैफोमेट बिना हिचकिचाए सौदे के लिए हाँ कर देता है। तभी बहन एक शर्त जोड़ती है, उसे अपना चेहरा दिखाना होगा। वो कहती है कि टीम वर्क के लिए भरोसा जरूरी है और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना उसे असहज लगता है जो अपना चेहरा छिपाए रखता है। बैफोमेट उसे ध्यान से देखता है। टेओ ने उसे पहले ही बताया था कि उसका असली मिशन उन्हें मारना नहीं बल्कि उनके ग्रुप में घुसना है। उसकी ट्रेनिंग के बाद ये उसका पहला मिशन था और ये उसके मेंटोर के मिशन जैसा ही था। सरकार चाहती थी कि वो इन 3 अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाए और उनके साथ जुड़ना ही इसका एकमात्र तरीका था। वर्तमान में भाई कहता है कि बैफोमेट आराम से सोचकर फैसला करे, लेकिन बैफोमेट कहता है कि चेहरा दिखाने में कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। बहन मजाक में कहती है कि शायद वो बहुत हैंडसम होगा। तभी बैफोमेट अपना मास्क उतार देता है। उसका चेहरा पुराने बर्न स्कार से भरा हुआ होता है। बहन सदमे में सांस खींचती है। बैफोमेट बताता है कि 7 साल पहले एक टावर बॉस ने उसे जला दिया था। वो कहता है कि हंटर्स अपनी शक्ल पर निर्भर नहीं करते, इसलिए ये निशान उसे परेशान नहीं करते। फिर वो अपनी कहानी जारी रखता है। वो बताता है कि ये जलन के निशान उसे तब लगे जब वो उस लड़ाई में अपने बेटे को बचा रहा था। उसका बेटा पूरी तरह अपना चेहरा खो बैठा। उन्होंने हर तरह का इलाज करवाया और कई प्रसिद्ध हीलिंग हंटर से भी मिले, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो कहता है कि अपने बेटे को ठीक करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। बैफोमेट फिर से अपना मास्क पहन लेता है और मन ही मन सोचता है कि शायद उसने अभिनय कुछ ज्यादा कर दिया। तभी भाई अचानक कहता है कि बैफोमेट से मिलना शायद किस्मत थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा तरीका पता है जिससे उसके बेटे को ठीक किया जा सकता है। वो बताता है कि वो और उसकी बहन इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माता पिता भी कई साल पहले हुए गेट शॉक से पैदा हुई बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने इलाज के लिए हर जगह खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वो बताता है कि उनके माता पिता की हालत तब सुधरने लगी जब वे एक खास व्यक्ति से मिले, और अगर वे फिर से उसी के साथ काम करें तो शायद वो बैफोमेट के बेटे को भी ठीक कर सके। तभी दरवाजा खुलता है और 2 महिलाएं अंदर आती हैं। उनसे बहुत शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही होती है और वे हवा में तेजी से घूम रही होती है। उनके मास्क भी हवा में घूमते रहते हैं। उस अराजकता के बीच एक रोब्ड मैन बाहर आता है। लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे फादर कहकर बुलाते हैं। उसी समय सिस्टम बैफोमेट को सूचना देता है कि मेन क्वेस्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुका है और नया लक्ष्य है टारगेट एलिमिनेशन। वो रोब्ड मैन अपना सिर उठाता है और उसके चेहरे पर भी एक मास्क दिखाई देता है। बैफोमेट को यह दृश्य अजीब लगता है। सिस्टम उस आदमी की पहचान बताता है। वो डिसाइपल ऑफ लस्ट है।
एक फ्लैशबैक में बील्ज़बब बैफोमेट को एक किताब दिखाता है जिसमें 7 डेडली सिंस लिखे होते हैं। वो समझाता है कि रेवन कभी रॉथ्स डिसाइपल हुआ करता था। उसे देवी के उस पुराने विजन की भी याद दिलाता है जिसमें 6 छायादार आकृतियां भविष्य के खतरे के रूप में दिखाई दी थी। अब बैफोमेट समझ जाता है कि रेवन और बाकी वे आकृतियां मिलकर पूरा समूह बनाते हैं। रॉथ, प्राइड, स्लॉथ, एनवी, ग्रीड, ग्लटनी, लस्ट। वर्तमान में डिसाइपल ऑफ लस्ट उसके सामने खड़ा होता है। एक माँ अपनी व्हीलचेयर पर बैठी बेटी के साथ आगे आती है। वो बताती है कि उसकी बेटी की ल्यूकेमिया हर इलाज के बाद भी और खराब होती जा रही है। लड़की धीरे से कहती है कि उसने अपनी मौत स्वीकार कर ली है, लेकिन उसे मरने से ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी माँ जीवन भर उसके दुख में रोती रहेगी। ये सुनकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो आदमी लड़की के सिर पर हाथ रखता है। तुरंत चमकदार रोशनी निकलती है और तितली जैसी ऊर्जा हवा में फैल जाती है। भीड़ स्तब्ध रह जाती है। लड़की के बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। माँ उसे अविश्वास में पकड़ लेती है, जबकि भीड़ इस चमत्कार पर खुशी मनाने लगती है। वो आदमी समझाता है कि उसने सिर्फ उसकी एनर्जी फ्लो को ठीक किया है। वो उन्हें आगे के इलाज के लिए हाउस ऑफ प्रेयर जाने को कहता है। उस शिष्य का भाई धीरे से बैफोमेट से कहता है कि अगर कोई उसके बेटे को ठीक कर सकता है तो वो यही आदमी है। बैफोमेट उससे मिलने के लिए सहमत हो जाता है। बाहर पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे मीटिंग रूम में प्रवेश करते हैं, वो हीलर अपना परिचय देता है। उसका नाम च्योंग वायु है और वो पिलियो ऑर्डर का नेता है। बैफोमेट, जो बिल नाम इस्तेमाल कर रहा है, उसका धन्यवाद करता है और बैंडेज्ड बील्ज़बब को अपना बीमार बेटा होने का नाटक करता है। अचानक एक फ्लैशबैक शुरू होता है। बील्ज़बब पूछता है कि बैफोमेट इतनी खतरनाक जगह में घुसने की जिद क्यों कर रहा है। उसे ये विरोधाभास लगता है कि च्योंग वायु देखने में कमजोर लगता है, लेकिन वो उस समूह का हिस्सा है जो बैफोमेट को मारने में सक्षम है। बैफोमेट स्वीकार करता है कि यही विरोधाभास उसे भी परेशान कर रहा है। बील्ज़बब उस पर आरोप लगाता है कि वो उसे सीधे एक जाल में धकेल रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि अब वो इंसान बन चुका है, नाजुक, टूटने वाला और मारे जाने योग्य। वो बताता है कि रेवन द्वारा मारे जाने के बाद बैफोमेट सिर्फ इसलिए वापस जीवित हुआ था क्योंकि सिस्टम उसे तब भी डीमन बीस्ट के रूप में गिन रहा था। लेकिन अब टावर खत्म हो चुका है और वो लूपहोल बंद हो गया है। इसका मतलब है कि अब अगर वे मरते हैं तो मौत अंतिम होगी। फिर भी बैफोमेट उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार बील्ज़बब अनिच्छा से उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वर्तमान में वापस आते हैं। च्यांग वायु ध्यान से बील्ज़बब की जांच करता है और उसे महसूस होता है कि उस पर बहुत ही खतरनाक कर्ज लगा हुआ है। वो कहता है कि ये उसी अंधेरे जैसा है जिसे उसने पहले बैफोमेट के अंदर महसूस किया था। वो समझाता है कि इस इलाज के लिए समय, पैसा और हर हफ्ते प्रेयर अटेंडेंस जरूरी होगी। अगर बैफोमेट बहुत व्यस्त रहता है तो एक दूसरा विकल्प भी है, बच्चे को यही फैसिलिटी में फुल टाइम छोड़ देना। इसके बाद वो 2 महिला शिक्षकों को बुलाता है। वे दोनों आइडेंटिकल ट्विंस होती हैं और तुरंत आगे आ जाती है। ये सुनते ही बील्ज़बब घबरा जाता है। वो तुरंत बैफोमेट से चिपक जाता है और वादा करने लगता है कि वो आज से आज्ञाकारी रहेगा, ठीक से खाना खाएगा और जल्दी सोएगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा होता है कि बैफोमेट उसे यहाँ छोड़ कर न जाए, और साथ ही मन धमकी भी दे रहा होता है कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो उसे श्राप देगा। लेकिन बैफोमेट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। वो शिक्षकों को उसे ले जाने की अनुमति दे देता है। जब बील्ज़बब को दूर ले जाया जा रहा होता है तो बैफोमेट मन ही मन उसके बलिदान के लिए धन्यवाद भी करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद च्योंग वायु संतुष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब वे विदा लेते हुए हाथ मिलाते हैं तो वो बैफोमेट के हाथों पर अजीब टिप्पणी करता है। वो कहता है कि उसके हाथ असामान्य रूप से सॉफ्ट है और उसकी उंगलियां लंबी और सुंदर है। उसकी आवाज में एक अजीब रुचि होती है। ये सुनकर बैफोमेट के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। तभी च्योंग वायु की बहन बीच में बोलती है। वो अपने भाई को याद दिलाती है कि उन्हें अपने माता पिता से मिलने जाना है। फिर वो बैफोमेट को अलग ले जाकर धीरे से चेतावनी देती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ अपने बेटे के इलाज पर ध्यान देना चाहिए और ऑर्डर के धार्मिक मामलों में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। वो साफ शब्दों में कहती है कि उसे इस संगठन में बहुत गहराई तक नहीं डूबना चाहिए। उधर दूसरी जगह शिक्षक बील्ज़बब को बताते हैं कि यहाँ बुक्स अलाउड नहीं है क्योंकि किताबें बच्चों की हीलिंग में बाधा डालती है। उसे बाकी बच्चों के साथ स्वाभाविक तरीके से खेलने के लिए कहा जाता है। उसके सम्मान में एक बड़ा फीस्ट भी रखा जाता है। वो पास बैठी एक लड़की से अपना नाम जिन चा बताता है, लेकिन उसी पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बील्ज़बब अपनी डीमन परसेप्शन से देखता है कि उन दोनों शिक्षकों से एक अजीब ऑरा निकल रही है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वे इंसान नहीं हैं, वे फैमिलियर्स हैं जो च्योंग वायु की सेवा कर रहे हैं। वो तुरंत अपनी डीमन आई सक्रिय करता है ताकि और जानकारी मिल सके, और जो वो देखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। वो महसूस करता है कि वहां मौजूद सभी बच्चे धीरे धीरे मर रहे हैं। ये एहसास उसे अंदर तक डरा देता है। उधर च्यांग वायु के पास कुछ माता पिता आते हैं। वे उसके सामने गहराई से झुकते हैं और अपने बच्चे को ठीक करने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। वे पूछते हैं कि वे उसका कर्ज कैसे चुका सकते हैं।
चोंग वायु उन्हें जवाब देता है कि उन्हें बस एक दूसरे के लिए अपना पैशन और अफेक्शन दिखाना चाहिए। माता पिता पहले तो उलझ जाते हैं, लेकिन फिर आज्ञाकारी होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अचानक चोंग वायु जोर जोर से हंसने लगता है। उसका मास्क धीरे धीरे नीचे खिसक जाता है और उसके पीछे छिपा असली चेहरा सामने आ जाता है, पूरी तरह मॉन्स्ट्रस। उसके आसपास स्नेक लाइक शेप्स लिपटने लगती है। वो उनकी अधीनता और भावनाओं से मिलने वाले सुख का आनंद ले रहा होता है। यहीं पर साफ हो जाता है कि डिसाइपल ऑफ लस्ट की असली प्रकृति कितनी भयावह है। दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स में मिनिस्टर सैंग जिन पार्क नए भर्ती बैफोमेट की फाइल देख रहा होता है। वो मिस्टर मा की रिपोर्ट पढ़ता है और नोट करता है कि बैफोमेट में असाधारण प्रतिभा है। वो बेहद तेजी से हंटर रैंक्स में ऊपर जा रहा है। मिस्टर मा उसे मेहनती बताता है, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद करता है कि वो कोई पागलपन न कर बैठे। मंत्री उसे चेतावनी देता है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना खतरनाक हो सकता है। अस्थिर हंटर्स को अगर ज्यादा दबाया जाए तो वे और खतरनाक बन सकते हैं। वो कहता है कि नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन रखना जरूरी है और उसे भरोसा है कि मिस्टर मा ये संतुलन संभाल सकता है। बाद में कार में मिस्टर मा और टेओंग बात कर रहे होते हैं। टेओंग बताता है कि बैफोमेट पहले ही दुश्मन के बेस में घुस चुका है और उसकी प्रगति उम्मीद से भी ज्यादा तेज है। वो ये भी बताता है कि वो मिशन पर मिस्टर मा से भी ज्यादा नजर रख रहा है। जब पूछा जाता है कि अगला चरण कौन संभालेगा, तो मिस्टर मा कहता है कि अब वो खुद इसे संभालेगा। उधर बील्ज़बब एक इंसेक्ट फैमिलियर के जरिए बैफोमेट से संपर्क करता है। वो बताता है कि अगला असली लक्ष्य चोंग वायु है। वो समझाता है कि चोंग वायु एक इल्यूजनिस्ट है। उसने पूरे रेजिडेंस पर एक विशाल इल्यूजन स्पेल डाल रखा है। इस जादू के कारण सच्चाई का हर निशान छिपा हुआ है। वो कमजोर इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी ज्यादातर शक्ति उसी भ्रम को बनाए रखने में लगती है। वो निराश परिवारों को इलाज का वादा करके यहाँ बुलाता है और फिर उन्हें मार देता है, जबकि वे सच से पूरी तरह अनजान रहते हैं। इसी दौरान बील्ज़बब महसूस करता है कि उस भ्रम के अंदर एक बच्चा अभी अभी मर गया है। वो तुरंत जांच करने के लिए दौड़ पड़ता है। जाने से पहले वो बैफोमेट से कहता है कि सच्चाई समझते ही वो फिर संपर्क करेगा। उसी समय हंटर हैती वहां पहुंचती है और बैफोमेट के साथ जुड़ जाती है। वो बताती है कि वो कुछ जरूरी काम में फंसी हुई थी, इसलिए देर हो गई। अब वो मिशन जारी रखने के लिए तैयार है। चलते चलते बैफोमेट उससे उसके भाई और उनके डॉग के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पहले से शक है कि इस पूरे मामले में वो कुत्ता भी साधारण नहीं है। वो बताती है कि वे अपने माता पिता से मिलने गए थे और ये भी जोड़ती है कि मरीजों ने कुत्ते के लिए एक एक्सेप्शन बना दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग जानवरों को पसंद नहीं करते। सीढ़ियां चढ़ते समय वो पूछती है कि क्या सिर्फ उन दोनों का जाना ठीक रहेगा। बैफोमेट उसे बताता है कि ऐसा करना आसान रहेगा, क्योंकि वे सिर्फ आधे रास्ते तक जाएंगे और फिर वापस नीचे उतर जाएंगे। उधर इल्यूजन के अंदर बील्ज़बब देखता है कि जुड़वा बहनों में से एक घोषणा करती है कि डाक्योंग नाम की एक लड़की पूरी तरह ठीक हो चुकी है। सभी इंसान जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। बील्ज़बब भी सिर्फ भीड़ में घुलने के लिए ताली बजाता है, लेकिन उसकी दृष्टि उस इल्यूजन को भेद देती है। सच्चाई सामने आ जाती है। लड़की मर चुकी है। उसकी ढीली पड़ी लाश को एक पपेट की तरह हिलाया जा रहा है। ये देखकर बील्ज़बब समझ जाता है कि जो इंसान इस सब में शामिल है वे भी दरअसल जंगली जानवरों जितने ही क्रूर हैं। लड़की के माता पिता खुशी खुशी आते हैं, ये सोचकर कि उनकी बेटी ठीक हो गई है। जुड़वा बहनें उन्हें शालीनता से स्वागत करती है और बताती है कि वे एक फेयरवेल पार्टी तैयार कर रही है। माँ आभार व्यक्त करते हुए मदद की पेशकश करती है। तभी बहनें उससे कहती है कि उन्हें कुछ भारी चीजें उठाने में मदद चाहिए, और उसी पल इल्यूजन भयानक सच में बदल जाता है। बील्ज़बब देखता है कि वे दोनों एक काली औरा छोड़ती है और एक ही वार में दोनों माता पिता के सिर काट देती है। सिर हवा में उछल जाते हैं। वो स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये जुड़वा बहनें किसी भी डिमोनिक बीस्ट से भी ज्यादा भयानक राक्षस है। उनमें से एक सिर की लाश उठाती है और दूसरी से पूछती है कि क्या वह इसे खाना चाहती है। उसका शरीर विकृत होने लगता है। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी हो जाती है और वो सरकते हुए बील्ज़बब के करीब आती है। वो उसके चेहरे को चाटती है और मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहा। उसे पूरी तरह पता है कि वो असली सच्चाई देख सकता है। उसकी ये भयावह नजदीकी बील्ज़बब को अंदर तक असहज कर देती है। इसी दौरान टावर के अंदर हौथी भीषण लड़ाई कर रही होती है। वो एक दैत्य को काट गिराती है, उसके पलटवार से बचती है और जोर से फर्श पर गिरती है। जब वो ऊपर देखती है तो पाती है कि बैफोमेट पहले ही आगे बढ़ चुका है और शांत चेहरे से एक और राक्षस का पीछा कर रहा है। वो उसे बताता है कि वे 2 और मंजिलें साफ करेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। सीढ़ियां चढ़ते समय वो पिलियो ऑर्डर के बारे में उसकी चेतावनी का जिक्र करता है। वो समझाती है कि ये कोई सामान्य धर्म नहीं है। वो सिर्फ अपने माता पिता की खातिर उनका समर्थन करती है। उनका दावा है कि जितना ज्यादा पैसा दिया जाएगा वे इलाज के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे। वो जोर देकर कहती है कि चोंग वायु के पास सच में शक्तियां हैं और उन्हीं की वजह से उसे उम्मीद है कि उसका परिवार फिर से ठीक हो जाएगा। वो खुद को भाग्यशाली मानती है कि उसे ऐसे व्यक्ति के पास काम करने का मौका मिला है
बैफोमेट पूछता है कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते उनसे च्यांग वायु क्या उम्मीद करता है। हैती बताती है कि ऐसे अनुयायियों को उसे खुश करने के लिए ऐसे ऑफरिंग्स देनी पड़ती है जो उसके मानकों को संतुष्ट करें। बैफोमेट समझ जाता है कि ये मांगे बहुत ही चरम है। वो भी मान लेती है कि ये सच है। वो जोड़ती है कि सामान्य लोग इतनी बड़ी रकम ईमानदारी से कमा ही नहीं सकते, इसलिए कई लोग अंत में अपना शरीर ही अर्पित कर देते हैं। ये सुनकर बैफोमेट स्पष्ट रूप से घृणा से प्रतिक्रिया देता है। वो ये देखकर पूछती है कि उसे इतनी घिन क्यों आ रही है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने खुद कहा था कि वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी करेगा। वो उसे चुनौती देती है कि अगर वह अपने बच्चे को छोड़ने वाला नहीं है तो दूसरों को जज करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हुए वो अगले कक्ष का दरवाजा खोल देती है। दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। तभी बैफोमेट तेजी से जवाब देता है। वो कहता है कि उसे उससे घिन नहीं आ रही, उसे खुद से घिन आ रही है। वो उलझन में पूछती है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसके समझने से पहले ही बैफोमेट हमला कर देता है। वो मुश्किल से बच पाती है और उसका वार फर्श को चीर देता है। हैरान होकर वो कारण पूछती है। बैफोमेट सीधे खड़ा होकर कहता है कि उसका भाई शायद अनजान है, लेकिन वो खुद अच्छी तरह जानती है कि वो किन अत्याचारों का समर्थन कर रही है। उसकी ये जानबूझकर की गई भागीदारी उसे घृणित लगती है। वो पूछता है कि वो बिना अपराध बोध और आत्मसम्मान के कैसे जी सकती है। वो अविश्वास में उसे देखती रह जाती है। बैफोमेट आगे बढ़ता है और चेतावनी देता है, या तो अपना बचाव करो या मर जाओ। वो उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तभी बैफोमेट अपना मास्क उतार देता है। उसकी असली पहचान देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। वो ठंडे स्वर में कहता है कि उसकी हैरानी समझ में आती है। फिर कहता है कि अगर वो सहयोग करे तो बेहतर होगा। उसका असली मिशन उनके तथाकथित फादर को नष्ट करना है। उधर चोंग वायु के निवास पर माता पिता हक्सियल का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वे सोचते हैं कि कुत्ता उन्हें मिस कर रहा था और उसे पास बुलाते हैं। हुक वही खड़ा रहता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। भाई ये देखकर समझता है कि वो भावनाओं से भर गया है, लेकिन तभी हुक उस इल्यूजन को तोड़ देता है। सच्चाई सामने आ जाती है। उनके माता पिता पहले ही मर चुके हैं। उनकी असली लाशें व्हीलचेयर पर ढीली पड़ी है। भाई ये देखकर स्तब्ध रह जाता है और सच जानना चाहता है। हुक रोते हुए चोंग वायु की ओर इशारा करता है और उसे इस धोखे का दोषी ठहराता है। चोंग वायु शांत स्वर में कहता है कि हंटिंग डॉग को भ्रम से धोखा नहीं दिया जा सकता। वो मानता है कि उसने हक्सियल को जानबूझकर बुलाया था, लेकिन वो एक कुत्ते को अपना मनोरंजन खराब करने नहीं देगा। वो कहता है कि परिवार से उसे पूरा भुगतान पहले ही मिल चुका है, अब उसे उनसे कुछ और नहीं चाहिए। जैसे ही च्यांग वायु अपना मास्क उतारता है, हक्सियल एक विशाल दैत्य में बदल जाता है और जबरदस्त ताकत से उस पर झपटता है। उसका शरीर एक विशाल जानवर में बदल जाता है और उससे भयंकर शक्ति निकलने लगती है। कमरे में रोशनी फट पड़ती है जब चोंग वायु के भ्रम और उस जानवर के हमले टकराते हैं। चोंग वायु अपने एक फेमिलियर को हमला करने का आदेश देता है। एक हिंसक विस्फोट भाई को जा लगता है। दूसरी ओर से वो दैत्य अपने पंजों से उस पर हमला करता है। भाई समझ ही नहीं पाता कि उसके आसपास क्या भयानक तबाही हो रही है। चोंग वायु आनंद से हंसता है। एक सांप जैसी आकृति उसके चारों ओर लिपटकर उसकी रक्षा करती है और फिर जुड़वा बहनों में से एक में बदल जाती है। वो उसके कान में कुछ खबर फुसफुसाती है। चोंग वायु समझ जाता है कि उसके दुश्मनों ने एक जाल बिछाया है, लेकिन इससे उसका मनोरंजन और बढ़ जाता है। वो खून खांसता है, फिर भी इस स्थिति का आनंद ले रहा होता है। वो घोषणा करता है कि वे हारने वाले नहीं हैं, बल्कि वे बदले में एक शानदार सरप्राइज देंगे। बाद में एक रिचुअल के दौरान चोंग वायु घोषणा करता है कि आज की रस्म दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमेगी, बील्ज़बब और बैफोमेट। वो नाटकीय अंदाज में उन्हें वर्णित करता है। एक श्रापित बेटा जिसका चेहरा छीन लिया गया और एक बेताब पिता जो सब कुछ बलिदान करने को तैयार है। वो माता पिता के प्रेम की त्रासदी पर भाषण देता है और दावा करता है कि उनका फादर उन्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद देने वाला है। वो संकेत देता है कि आगे चमत्कार होने वाले हैं। फिर वो समारोह हॉल में प्रवेश करता है। उसके अनुयायी उसका नाम जपने लगते हैं। वो सीधे बैफोमेट के पास जाता है और उसके बगल में खड़ा हो जाता है। वो चारों तरफ उमड़ती भक्ति पर टिप्पणी करता है। फिर वो बैफोमेट का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस आदमी पर वे भरोसा कर रहे हैं वो असल में क्या छिपा रहा है। फिर चोंग वायु आदेश देता है कि बैफोमेट ध्यान से देखे। इसके बाद वो अपनी असली जानकारी उजागर करते हुए सीधे उसका नाम लेता है, बैफोमेट। वो अपने बगल की ओर इशारा करता है। बैफोमेट तुरंत खतरा पहचान लेता है और गुस्से में श्राप देता है। अचानक बील्ज़बब उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसके पीछे एक विशाल मैजिक स्फीयर इकट्ठा हो रही होती है जो विनाशकारी शक्ति से चमक रही होती है। बील्ज़बब की आंखें लाल चमकने लगती हैं और उससे जादुई ऊर्जा निकलती है। वो पूरी ताकत से बैफोमेट पर हमला करता है। भीड़ ये दृश्य देखकर हैरान होकर शोर मचाने लगती है, मानो ये सब चोंग वायु की शक्ति का प्रदर्शन हो। उधर हंटर हॉथी ये सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। दोनों की टक्कर से एक विशाल विस्फोट हो जाता है। इससे पहले बैफोमेट ने हॉथी का सामना किया था। वो उसे बताता है
कि प्रेयर हाउस में जो गर्मजोशी और सच्चे अनुभव उसे महसूस हुए थे वे सब असल में जटिल इल्यूशंस थे। वो ये भी बताता है कि उसने अपने माता पिता को हमेशा उसी जगह के अंदर देखा, कभी बाहर नहीं। इससे वह उसके अतीत के अपराधों को इस धोखे से जोड़ देता है। वो ये भी स्वीकार करता है कि उसने हंटिंग डॉग को जानबूझकर आने दिया था ताकि बाद में उसे मार सके, क्योंकि उसकी सूंघने की क्षमता मौत की गंध पहचान लेती है, चाहे इल्यूजन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। फिर वो हॉथी को और भी चौंका देता है। वो संकेत देता है कि उसका भाई शायद पहले ही मर चुका है। सरकार के लिए गुप्त रूप से काम करते हुए वो उसे चेतावनी देता है कि आगे भारी कैजुअल्टीज होने वाली है। वो कहता है कि अगर वो मदद करे तो ये उसके लिए आंशिक प्रायश्चित का मौका हो सकता है। वर्तमान में वापस हॉथी दांत भींचकर लड़ाई देख रही होती है। तभी बील्ज़बब एक शब्द बोलता है, वॉइड। इसके साथ ही एक तकनीक सक्रिय हो जाती है। हमारा नायक एक अनंत जेल में फंस जाता है जहां अनगिनत जादुई वृत्त और तारों से भरा खाली वॉइड फैला होता है। भ्रमित होकर वो बील्ज़बब द्वारा नियंत्रित हथियारों की बारिश से बचने लगता है। बील्ज़बब अपने दानवी रूप में सिंहासन पर बैठा होता है और सिर्फ अपनी आंखों से इल्यूशंस नियंत्रित कर रहा होता है। बील्ज़बब को अचानक एहसास होता है कि वो अपने अतीत के समय में लौट आया है। वो उसी टावर में है जहां वो कभी दानव के रूप में रहता था। वो बैफोमेट को अपनी मुश्किलों के लिए कोसता है। अब उसे समझ आता है कि वो सचमुच एक टाइम लूप में फंस गया है, ऐसी स्थिति जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घबराहट में हंसते हुए उसे वो पुरानी कहावत याद आती है, अगर दुश्मन और खुद को जान लो तो डर खत्म हो जाता है। अब अपने अतीत के शरीर में भविष्य की जानकारी लेकर वो बदला लेने की कसम खाता है। वो तय करता है कि इस बार वो हारने वाला नहीं है। वो विशाल ऊर्जा छोड़ते हुए बैफोमेट पर अनगिनत हमले करता है। बैफोमेट भी अपना पूरा गियर बुला लेता है। उनकी टक्कर से पीछे की जगह टूटने लगती है और बिखर जाती है। चोंग वायु के अनुयायी ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। बैफोमेट जमीन पर उतरता है और उसका मास्क टूट जाता है। उसका असली चेहरा दिखाई देता है। वो तेजी से बील्ज़बब को काटने के लिए दौड़ता है। बील्ज़बब एक आइस वॉल बनाकर बचाव करता है, लेकिन दीवार टूटने लगती है और उसके चेहरे पर कट लग जाता है। वो तुरंत बर्फ के हमलों की बारिश करता है। बैफोमेट उन्हें कुशलता से रोकता और बचता रहता है। बील्ज़बब हैरान रह जाता है। समय यात्रा का फायदा होने के बावजूद बैफोमेट अभी भी अजय लग रहा है। उसे एहसास होता है कि उसने इस लड़ाई को गलत आंका था। अब वो पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। वो अपनी अल्टीमेट विजन सक्रिय करता है। पूरा इलाका प्राकृतिक जादू और हरे धुएं से भर जाता है। वो मक्खियों और कई जीवों की भीड़ बुलाता है। ये उसका एक्सटिंक्शन सैंक्चुरी होता है। सभी जीव उसे लॉर्ड कहकर बैफोमेट पर टूट पड़ते हैं। बैफोमेट कभी दानवी तो कभी मानव रूप में बदलते हुए अचानक एक अजीब पहेली पूछता है, आइसक्रीम चर्च क्यों जाती है? ये सवाल बील्ज़बब को उलझा देता है। वो दोबारा वही सवाल पूछता है। इससे बील्ज़बब का ध्यान टूट जाता है। वो जवाब देता है, क्योंकि वो संडे था। उसी पल जादू सक्रिय हो जाता है। बील्ज़बब एक वेयरहाउस के अंदर कैद हो जाता है। बैफोमेट उससे संपर्क करता है और पूछता है कि क्या उसे मार देना चाहिए। फिर वो सुझाव देता है कि बील्ज़बब की शक्ति को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसे इल्यूशन से नियंत्रित किया जाए तो वो एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। लेकिन बील्ज़बब कहता है कि अब ये संभव नहीं है। उसने अपने डीमन आई से उन भ्रमों को स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। बैफोमेट सलाह देता है कि वह दिखावा करे कि वह उनके नियंत्रण में है, लेकिन बील्ज़बब डरता है कि इससे वह पकड़ा जा सकता है। तभी हमारा नायक एक और योजना देता है। वो कहता है कि बील्ज़बब खुद पर ही एक इल्यूजन डाल दे जो एक संकेत पर सक्रिय हो। दोनों सहमत हो जाते हैं और वही सवाल, आइसक्रीम चर्च क्यों जाती है, उस ट्रिगर फ्रेज के रूप में तय होता है। अपनी दानवी झुंड वाली अवस्था में बील्ज़बब मानता है कि बैफोमेट में जादू या रणनीति की खास प्रतिभा नहीं है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि उसकी कच्ची लड़ाकू शक्ति ही उसे सिंहासन के योग्य बनाती है। भीड़ के सामने बील्ज़बब खुद पर सेल्फ इल्यूजन स्पेल डाल देता है। ऊर्जा इतनी तेज होती है कि अनुयायी अपनी आंखें ढक लेते हैं। उसी दौरान वो बताता है कि चोंग वायु की असली शक्ति का स्रोत जमीन के बहुत गहराई में है। अचानक जमीन जोरदार भूकंप की तरह फटने लगती है। भयंकर विस्फोट होते हैं। एक चमकता हुआ जादुई घेरा दिखाई देता है जिसमें कई जटिल परतें होती है। बैफोमेट तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और एड्रेनालाइन का इस्तेमाल करके अपनी गति बढ़ा देता है। चोंग वायु दूर से ये सब देखकर समझने की कोशिश कर रहा होता है। बैफोमेट अपने भाले से उस चमकते हुए घेरे पर वार करता है। तुरंत एक विशाल सुनहरा विस्फोट होता है। पूरी इमारत उस विस्फोट में घिर जाती है। अनुयायियों में अफरातफरी मच जाती है क्योंकि चमकती ऊर्जा हर तरफ फैल जाती है। हैती तुरंत आदेश देती है कि सभी लोग तुरंत बाहर निकले। वो घबराई भीड़ को बाहर की ओर ले जाने लगती है। एक महिला घबराकर पूछती है कि अब क्या करें। हॉथी गुस्से में पूछती है कि जब जान बचाकर भागना जरूरी है तो लोग हिचक क्यों रहे हैं। एक आदमी बताता है कि उसका बच्चा अंदर फंसा हुआ है। एक महिला जोड़ती है कि उनके बच्चे अभी प्रेयर हाउस में इलाज करवा रहे हैं। ये सुनकर हैती को हंटर ओथ याद आता है। नागरिकों की जान हमेशा सबसे पहले आती है। वो फैसला करती है कि वो बच्चों को ढूंढकर बचाएगी। वो माता पिता को तुरंत बाहर निकलने का आदेश देती है।
उधर जुड़वा महिलाएं घबराकर चिल्लाने लगती है। वे बताती है कि उनके गुरु की शक्ति से भरा मना स्टोन खतरे में है। वे माफी मांगती है कि वे खतरे को समय पर पहचान नहीं पाई। चोंग वायु स्वीकार करता है कि उनके दुश्मन की रणनीति ने उसे पूरी तरह धोखा दे दिया। इस बीच बैफोमेट चमकते ऊर्जा गोले से लड़ रहा होता है। वो समझ जाता है कि यही च्यां वायु की असली शक्ति का स्रोत है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो चोंग वायु कमजोर हो जाएगा। उसे थोड़ा अफसोस होता है कि अब वो उसे पूरी ताकत में लड़ते हुए नहीं देख पाएगा, लेकिन वह यह भी तय कर चुका है कि इतनी मुश्किल से पाया हुआ शरीर खोकर वो मरने वाला नहीं है। वो ऊर्जा के गोले तोड़ना शुरू कर देता है। हर गोला टूटने पर और ज्यादा चमकती शक्ति बाहर निकलती है। तभी वो ऊपर देखता है, छत टूट रही होती है और उसके बीच से बील्ज़बब नीचे गिर रहा होता है। वो उसका नाम चिल्लाकर पुकारता है। बील्ज़बब जवाब देता है। वो पूरी तरह थक चुका है क्योंकि उसका सारा मना खत्म हो गया है। बैफोमेट गुस्से में उस बेकार जादूगर को कोसता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जुड़वा महिलाएं हवा में गिरते हुए बील्ज़बब के चारों तरफ घूम रही है। बील्ज़बब घबराकर चिल्लाता है और अपनी हालत बताता है। तुरंत बैफोमेट छलांग लगाकर उसके सामने पहुंच जाता है और अपनी तलवार घुमाकर उन दोनों महिलाओं को रोकने की कोशिश करता है। उसके पीछे बील्ज़बब अभी भी नीचे गिर रहा होता है और बेतहाशा उसे पुकार रहा होता है। बैफोमेट उसकी ओर मुड़ता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही बील्ज़बब जमीन पर जोर से आ गिरता है। जुड़वा महिलाएं आक्रामक तरीके से बैफोमेट का पीछा करती है। वो उन पर वार करता है और अपना हथियार उनके बीच घुसाने की कोशिश करता है। दोनों महिलाएं गुस्से से उसे घूरती है। फिर वे अपने पैर फैलाती है जो अचानक सांपों में बदल जाते हैं। वे सांप बैफोमेट के चारों तरफ लिपटकर उसे जकड़ लेते हैं। उधर बील्ज़बब थका हुआ जमीन पर पड़ा है। वो असहाय होकर ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएगा। वो नजर घुमाकर देखता है कि बैफोमेट अभी भी बेतहाशा लड़ रहा है। उसे ये भी समझ आता है कि सभी लोग अब जमीन के नीचे वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। बील्ज़बब थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि बैफोमेट गिरने के बावजूद सुरक्षित है, भले ही वो बंधा हुआ हो। जुड़वा महिलाएं डरावने अंदाज में उसकी ओर बढ़ रही है। उसी समय चोंग वायु उनके पीछे प्रकट होता है। वो अपना मास्क उतार देता है और मानता है कि उसने बैफोमेट की क्षमताओं को गलत समझा था। इसी बीच हंटर हैती को इमारत में कंपन महसूस होता है। वो सोचती है कि शायद पहले हुए विस्फोट की वजह से ऐसा हो रहा है। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से देखना मुश्किल हो रहा है। उसे बच्चों की सुरक्षा की चिंता होने लगती है। तभी दीवार के पीछे से एक छोटी लड़की कांपते हुए बाहर आती है और मदद की भीख मांगती है। हैती तुरंत उसके पास दौड़ती है। वो महसूस करती है कि ये लड़की हमेशा बीमार और कमजोर दिखती थी। असल में इल्यूजन ने सबको उसकी असली हालत से धोखा दिया था। हैती पूछती है कि क्या उसे बाकी बच्चों का पता है। लड़की एक दिशा की ओर इशारा करती है। हॉती कहती है कि वे उन्हें साथ मिलकर बचाएंगे और उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ दूर जाकर हैती चौंक जाती है। सभी बच्चे सामने जमीन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। उसे राहत मिलती है कि वे सुरक्षित हैं। वो उन्हें वादा करती है कि वह उन्हें उनके माता पिता के पास ले जाएगी। अचानक हक्सियल उनके सामने प्रकट होता है। वो अपने पूरे दाइमोएनाइसी फॉर्म में होता है। ये देखकर हॉथी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में बच गया। तभी एक पुरानी याद सामने आती है। एक दंपति पेट शॉप में एक पिल्ले को गोद लेने की बात कर रहे होते हैं। पिल्ला बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बड़ा होकर काफी बड़ा कुत्ता बन सकता है। पास में एक छोटी लड़की अपनी माँ से उसे घर ले जाने की जिद करती है, लेकिन माँ मना कर देती है क्योंकि बड़े कुत्ते के लिए जगह नहीं है। कुछ समय बाद एक और महिला सुझाव देती है कि वे पेट स्टोर जाए। एक आदमी वहां छोटा पिल्ला लेने आता है। फिर किसी समय हॉथी भी वुफ मियाओ पपी शॉप में कुत्ता गोद लेने पहुंचती है। दुकानदार कहता है कि हुकियल काफी बड़ा है, इसलिए अब तक किसी ने उसे नहीं अपनाया। ये सुनकर हॉथी मुस्कुराती है। वो धीरे से उसे घर चलने के लिए बुलाती है। हुक उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यहीं से उनके बीच गहरा रिश्ता शुरू होता है। वर्तमान में वापस हक्सियल जमीन पर जोर से पैर मारता है। हॉथी उसे देखकर रो पड़ती है, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमकीले लाल रंग में चमकने लगती हैं। ये देखकर हॉथी चौंक जाती है और उसी पल हक्सियल पास खड़े एक बच्चे पर हमला कर देता है। उधर चोंग वायु बैफोमेट से बात करता है। वो कहता है कि इंसान की आंखें उसकी छिपी हुई सोच और पूरी जिंदगी की कहानी बता देती है। उसे एक जानी पहचानी गंध महसूस होती है। वो सवाल करता है कि क्या बैफोमेट की हरकतें सच में न्याय है। वो आरोप लगाता है कि उसकी आंखों में रोशनी से ज्यादा अंधेरा भरा हुआ है। बैफोमेट तुरंत इनकार करता है कि उसका चोंग वायु से कोई संबंध है। वो उसे एक गंदा दिखावा करने वाला व्यक्ति कहता है। चोंग वायु जवाब देता है कि उसका उद्देश्य पवित्र काम करना है, लेकिन बैफोमेट उसे एक नकली महान व्यक्ति कहकर चिढ़ाता है। चोंग वायु चेतावनी देता है कि वो उसका अपमान करना बंद करे। बैफोमेट कहता है कि उसे तो उसकी मुस्कान हमेशा के लिए मिटाने में मजा आएगा। वो गर्व से कहता है कि उसका ईविल शुद्ध और पूर्ण है, जबकि चोंग वायु की बुराई गंदी और भ्रष्ट है। वो कहता है कि वह इसे साबित करेगा और भाला उठाकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है। चोंग वायु शांत खड़ा रहता है और हल्की मुस्कान देता है।
अचानक उसके पीछे एक विशाल आकृति प्रकट होती है। काइन, वो अपने विशाल रूप में गरजता है। ये देखकर बैफोमेट भी स्तब्ध रह जाता है। तभी एक हल्की आवाज सुनाई देती है जो बैफोमेट से कहती है, उस दैत्य को मार डालो। बैफोमेट मुड़कर देखता है, वहां हौथी कांप रही होती है, घायल, टूटी हुई और उस दैत्य की मौत की भीख मांग रही होती है। वो स्वीकार करती है कि उसकी लालच ने उसे अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या करवाने तक पहुंचा दिया। अब उसे समझ आ गया है कि वो इन सब की जिम्मेदार है। वो बैफोमेट से विनती करती है कि हक्सेल को उसकी पीड़ा से मुक्त कर दे। पत्थर के सहारे झुककर वो रोते हुए उससे कहती है कि उस बदले हुए प्राणी को इस यात्रा से छुटकारा दिला दे। अचानक उनके बीच एक विशाल विस्फोट होता है। काइन अपने तेज पंजे पूरी तरह फैलाता है और सीधा बैफोमेट की ओर दौड़ता है। शिकारी तेजी से किनारे हटकर उस हमले से बच जाता है। फिर वो दूरी बनाने के लिए पीछे कूदता है, लेकिन केनौ जबरदस्त गति से उसके पीछे छलांग लगाता है। बैफोमेट सही समय पर पलटवार करता है। वो दैत्य के सिर को पकड़कर उसे पूरी ताकत से जमीन में पटक देता है। फर्श तक टूटने लगता है। फिर वो अपनी मुट्ठियां उस खुले जबड़े की ओर मारता है ताकि उसे जल्दी खत्म कर सके, लेकिन अचानक केनौ ऊपर उछलता है और अपने दांत किसी चीज पर जकड़ लेता है। बैफोमेट हवा में उठकर अपनी तलवार पकड़ता है। वो निशाना साधकर दैत्य के शरीर पर वार करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस हमले का कोई असर नहीं होता। तभी उसे समझ आता है, शैडो शील्ड अपने आप सक्रिय हो गया है और हमले को रोक दिया है। केनौ तुरंत जवाबी हमला करता है। वो शैडो नीडल बैराज सक्रिय करता है। उसके शरीर से रेजर जैसे नुकीले कांटे निकलते हैं और हर दिशा से बैफोमेट को घेर लेते हैं। फिर वो अपना विशाल पंजा उसकी ओर घुमाता है। इस टक्कर से बैफोमेट की तलवार में दरारें पड़ने लगती हैं। वो स्तब्ध रह जाता है। उसे अचानक रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद आती है। उसने कहा था, अगर किराए की तलवार 2 बार टूट गई तो उसकी पूरी कीमत और किराया दोनों देना पड़ेगा। और इसी पल उसके सामने तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है। बैफोमेट बुरी किस्मत को कोसता है। केनौ पूरी ताकत से उस पर टकराता है। एक और विशाल विस्फोट होता है। दूर खड़ा बील्ज़बब ये सब देखकर घबराकर उसका नाम पुकारता है। उसी समय जुड़वा महिलाएं उसके पीछे अचानक प्रकट हो जाती है, लेकिन उनका ध्यान कुछ पल के लिए उस विस्फोट पर चला जाता है। जब वे पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें हैरानी होती है। अब बील्ज़बब किसी और के हाथों में सुरक्षित है। 2 अजीब प्राणी उसे पकड़कर उसकी हालत जांच रहे होते हैं। वे अपने मालिक की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कांप रहे होते हैं। बील्ज़बब कमजोर आवाज में बताता है कि उसने अपनी बची हुई आखिरी जादुई शक्ति से उन्हें समन किया है। वो आदेश देता है कि उसे तुरंत किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाए। वे उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उन्हें चिंता होती है कि बैफोमेट को अकेला छोड़ना सही होगा या नहीं। बील्ज़बब चिल्लाकर कहता है कि बैफोमेट हर हालत में बचने का तरीका ढूंढ लेता है। वो गुस्से में कहता है कि ये पूरी मुसीबत उसी ने शुरू की थी, लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अंधेरा उसकी चेतना को घेर लेता है। उसके सेवक घबराकर उसका नाम पुकारते हैं और तुरंत उसे वहां से ले जाते हैं। दूसरी ओर चौंग वायु सामने मौजूद बैरियर को देखता है। उसमें दरारें बढ़ती जा रही होती है। काइन फिर से प्रकट होता है और बैफोमेट के सामने खड़ा हो जाता है। अपने मन में वो अपने मालिक का भ्रम देखता है। वो उसे समझा रही होती है कि ये बलिदान जरूरी है ताकि उनका 5 लोगों का परिवार फिर से एक साथ हो सके। वो उससे कहती है कि वो समझे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और आदेश देती है कि बैफोमेट को खत्म कर दे। केनौ पूरी हत्या की मंशा के साथ बैफोमेट की ओर दौड़ता है, लेकिन बैफोमेट अपने पैरों को जमीन में गड़ा देता है। वो दैत्य के शरीर के बीचों बीच जोरदार वार करता है। उस ताकत से केनौ कुछ पल के लिए पीछे डगमगा जाता है। वो अपनी टूटी हुई तलवार को पूरी तरह फेंक देता है, फिर अपने खाली हाथ ऊपर उठाता है। वह केनौ की ओर इशारा करके घोषणा करता है, अब वो सिर्फ अपनी कच्ची ताकत से लड़ेगा। वो दैत्य को खुली चुनौती देता है कि सामने आकर मुकाबला करे। दैत्य गुर्राता है। बैफोमेट अपनी मुट्ठी पीछे खींचकर एक भयानक घूंसा मारता है। केनौ हैरान लगता है कि इंसान ने हथियार छोड़ दिए हैं। उसे लगता है कि ये उसकी कमजोरी है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, बैफोमेट अपनी टांग से जोरदार किक उसके गले पर मारता है, फिर लगातार कई घूंसे बरसाता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि दैत्य अब चोटों से कांपने लगा है। बैफोमेट गुस्से से दहाड़ता है। वो पूरी ताकत से काइन पर टूट पड़ता है, लगातार अनगिनत हमले करता है। उसकी आंखों में अटूट इच्छा शक्ति जल रही होती है। केनौ उसे घूरता रहता है। लगातार मार खाने के बावजूद वो अभी भी खड़ा है। दूर खड़ी हौथी चीखती है और काइन को आदेश देती है कि बैफोमेट को खत्म कर दे। तभी दैत्य ऊपर छलांग लगाता है। उसके पूरे शरीर के चारों ओर विशाल ऊर्जा जमा होने लगती है। वो अपनी सर्वोच्च शक्ति सक्रिय करता है, फॉरेस्ट शैडोज। बैफोमेट खुद को अगले हमले के लिए तैयार करता है। उसके पीछे केनौ की आंखें तेजी से फैल जाती है। एक पल में 3 तेज वार प्रकट होते हैं और बैफोमेट की बाह पर गहरे घाव बना देते हैं। चारों ओर से और भी कट लगने लगते हैं। बैफोमेट समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। तभी केनौ उनके बीच की दूरी तेजी से कम कर देता है। वो एक और वार से बच जाता है। कई और कट उसके शरीर के पास से गुजरते हैं। वो अपनी तीव्र प्रवृत्ति से बार बार बचता रहता है।
घातक हमलों की उस आंधी के बीच बैफोमेट आगे बढ़ता रहता है। बैफोमेट के नौ की ओर झपटता है, ये सोचते हुए कि वो जीव जल्द ही उसकी बाह को पूरी तरह चीर देगा। वो तय करता है कि इस लड़ाई से उसे काफी मनोरंजन मिल चुका है। बैफोमेट अपनी एड्रेनालिन क्षमता सक्रिय करता है ताकि अपनी शारीरिक सीमाओं को और बढ़ा सके। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और तुरंत के नौ की ओर सीधा दौड़ पड़ता है। उसी क्षण वो जीव भी उसकी ओर छलांग लगाता है। हमारा लड़का बिल्कुल सही समय पर अपना हथियार ऊपर उठाता है। वो टकराव के बिंदु की ओर दौड़ते हुए घोषणा करता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। वो ब्लेज गेगा क्षमता सक्रिय करता है। एक विशाल अग्नि विस्फोट फूट पड़ता है और के नौ को लपटों के अंदर कैद कर लेता है। बैफोमेट उस जीव की मौत के लिए चिल्लाता है, जबकि आग उसकी पूरी देह को निगल लेती है। जलते हुए के नौ को हैती की वो बात याद आती है जिसमें उसने उसे बैफोमेट को नष्ट करने का आदेश दिया था। यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगती हैं, उसे हर वह पल दिखाती है जो इस अंतिम आदेश तक पहुंचा। अचानक बैफोमेट को कुछ भयावह महसूस होता है। उसकी पूरी बाह कंधे से उखड़कर हवा में उड़ जाती है। अब के नौ, जो अभी भी आग में घिरा है, उसे अपने मुंह में दबाए हुए है। हमारा लड़का अपने एबिसल टॉवर के दिनों को याद करता है, जब वो सिर्फ बुनियादी हथियारों जैसे पंजे और दांत से लड़ता था। उसे एक पल याद आता है जब एक दानव ने उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी थी, लेकिन उसका हथियार इतना कुंद हो चुका था कि वो उसे जल्दी खत्म नहीं कर पाया। अब उसे समझ आता है कि प्राकृतिक हथियार समय के साथ घिस जाते हैं और लड़ाइयों को गंदे और अराजक संघर्ष में बदल देते हैं। और चूंकि दुश्मन फिर से जिंदा हो जाते थे, पूरी प्रक्रिया उसे बेकार और घृणित लगती थी। उसी अनुभव ने उसे सिखाया था कि सही उपकरण लड़ाई में कितने जरूरी होते हैं। उसका ध्यान फिर वर्तमान में लौटता है। वो हैरान है कि इतने खतरनाक पल में भी उसके दिमाग में पुरानी यादें क्यों आ रही हैं। पहले उसने रेवन की क्षमता इस्तेमाल की थी और अच्छा वार किया था, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। हमला उसके दुश्मन को खत्म करने में नाकाम रहा। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो रेवन की क्षमता पर कितना ज्यादा निर्भर हो गया था। कि नौ उसे जोर से झटका देता है जिससे हालत और खराब हो जाती है। उसे बिलब की वो बात याद आती है कि मौत सच में अंतिम हो सकती है। रिसेप्शन डेस्क पर बैठे व्यक्ति ने भी बार बार कहा था कि अपना खुद का सामान खरीदना जरूरी है। अचानक वह सलाह उसके दिमाग में पूरी तरह साफ हो जाती है। वो सही हथियार रखने के विचार पर ध्यान केंद्रित करता है। उसी समय रेवन की छवि उसके दिमाग में चमकती है, जबकि वो जीव उस पर गुर्रा रहा है। वो अपने दोनों पैरों को दानव के दांतों पर टिकाकर पूरी ताकत से जबड़े अलग करने की कोशिश करता है। इससे उसे इतनी जगह मिल जाती है कि वो नीचे गिरकर जमीन पर आ जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही काम करने वाला हाथ बचा है। वो तुरंत अपना इन्वेंट्री खोलता है, ठीक उसी समय जब एक और हमला उस जगह पर पड़ता है जहां वो अभी खड़ा था। उसे यकीन नहीं होता कि वह कितना मूर्ख था जो पूरी तरह रेवन की क्षमता पर निर्भर हो गया। उसकी असली लड़ाई की शैली तो हमेशा असली हथियारों के इर्द गिर्द घूमती थी, उधार की शक्तियों पर नहीं। इन्वेंट्री के अंदर रेवन की तलवार रखी है, वही तलवार जिसने उसे उसके सबसे मजबूत समय में हराया था। उसी हथियार ने उसके सबसे शक्तिशाली हमलों को रोका था और अंत में उसे खत्म कर दिया था। चूंकि रेवन इसे अपना मुख्य हथियार इस्तेमाल करता था, ये जरूर बेहद उच्च गुणवत्ता का होगा, उन सस्ते किराए के सामान से कहीं बेहतर जो वो अब तक इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसे पता चलता है कि वो आइटम सक्रिय ही नहीं हो रहा। इससे वह और ज्यादा चिढ़ जाता है, जबकि के नौ फिर से उसकी ओर दौड़ता है। वो बार बार उसे खोलने की कोशिश करता है और साथ साथ हमलों से बचता रहता है। तभी के नौ ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सीधे उसकी आंखों में घूरता है। वह चेतावनी देता है कि अगर उसने उसे खत्म कर दिया तो क्या होगा, और फिर लंबी दूरी का हमला छोड़ता है। उसी समय अचानक कुछ चमकीला प्रकट होता है, एक हथियार हवा में उसके सामने तैरता हुआ। उसमें से एक आवाज आती है जो आधी मजाकिया लहजे में कहती है कि उसे धमकाने की कोशिश करना दिलचस्प है और वो पिछले मालिकों से ज्यादा रोचक लगता है। वो खुद को एक ईगो वेपन के रूप में परिचित कराता है और तय करता है कि वो उसे इस्तेमाल करने देगा, भले ही ये समय से थोड़ा पहले हो। ये सुनकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। उसका गुस्सा तुरंत देवी की ओर मुड़ता है, कल्पना करते हुए कि वो कहीं आराम से बैठी स्नैक्स खाते हुए इस सबको मंजूरी दे रही होगी। आवाज उसे ठीक करती है और बताती है कि वो असल में एक डेमन ब्लेड है जो उसे पकड़ने वाले की इच्छा के अनुसार अपना आकार बदल लेती है। हथियार बताता है कि वो काफी समय से देख रहा था कि वो इसके योग्य है या नहीं। वो पहले तो आकार चुनने वाली बात ठीक से समझ नहीं पाता। तब आवाज पूछती है कि उसे किस तरह का रूप पसंद है। वो सीधा जवाब देता है, उसे दिखावे की परवाह नहीं, बस इतना कि हथियार बड़ा और ताकतवर हो। तभी उस कुत्तेनुमा दानव का विशाल पंजा जमीन पर गिरता है और चारों तरफ की जमीन टूट जाती है। मलबे से वो बाहर निकलता है। अब उसके हाथ में चमकता हुआ हथियार है, पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ। उसी समय मास्टर ऑफ वेपन्स 3 नाम की क्षमता अपने आप सक्रिय हो जाती है। फिर एक और शक्ति जागती है जो इस तरह के हथियार को जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए
उतना ज्यादा उसे मजबूत बनाती है। वो अपने लक्ष्य की ओर सीधे दौड़ पड़ता है, पूरा ध्यान लगाकर तलवार को ऊपर उठाते हुए। उसका पहला वार सीधा उस जीव की गर्दन को साफ साफ काट देता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता। जैसे ही राक्षस बचाव के लिए उस पर सुइयों जैसे कांटे दागने की कोशिश करता है, वो दबाव बनाए रखता है। वो उन नुकीले कांटों के ऊपर से छलांग लगाता है और एक और बेहद क्रूर वार नीचे की ओर मारता है। इसके बाद वो लगातार हमला करता रहता है। पहले उस कुत्तेनुमा दानव का अगला पैर काट देता है, फिर उसके धड़ को चीर देता है और आखिर में उसकी पूंछ भी एक के बाद एक काट देता है। इतना भारी नुकसान झेलने के बाद वो कुत्तेनुमा राक्षस जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। वो तुरंत उस गिरे हुए जीव के ऊपर कूद जाता है और अपना हथियार उसके शरीर के बीचों बीच घूम देता है। दर्द से वो राक्षस जोर से चिल्ला उठता है। उसी क्षण एक चमक दिखाई देती है। मरते हुए उस जीव की नजर में हेडीज का हाथ दिखाई देता है। फिर उसका पूरा शरीर सामने आ जाता है और वह उस जीव को उसके नाम से पुकारती है। एक पल के लिए वो पीछे हट जाता है, तभी के नौ जोर से कांपता है और आखिरी बार हमला करने के लिए हवा में उछल पड़ता है। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ होता है। फिर से हेडीज का रूप दिखाई देता है, जो उस जीव को रुकने का आदेश देती है। वह राक्षस बस एक पल के लिए रुकता है और वही छोटा सा मौका उसके लिए काफी होता है। वो एक ही झटके में उसे पूरी तरह काटकर खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो कुत्तेनुमा दानव गायब होने लगता है, उसे एक आखिरी दृश्य दिखाई देता है। वो खुद को एक छोटे से पिल्ले के रूप में देखता है, जो अपने परिवार के साथ खड़ा है। वे उसे प्यार भरी आवाज में घर वापस आने के लिए बुलाते हैं। छोटा सा वो कुत्ता खुशी खुशी उनकी ओर दौड़ पड़ता है।